बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन का जो आगाज़ है आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अच्छा, आम तौर पर कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से उस तरह से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो कनेक्ट हो भी सकती है और हम अक्सर लोगों को देख रहे होते हैं कि उनको उन मसाइल का सामना है। जैसे कि एक मसला व्हील चेयर का होता है ना, कि आप व्हील चेयर जो है उस पर किसी शख्स को जो खड़ा नहीं हो पा रहा, मतलब बुढ़ापे में हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि जब बचपन से ऐसा मसला होता है तो फिर तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पता होता है ये वो, लेकिन जब आप बुढ़ापे में आपके पेरेंट्स को या आपके दादा दादी को, नाना नानी को कभी ज़रूरत पड़ जाती है व्हील चेयर की, तो हमें उसका इस्तेमाल भी नहीं आता। उसमें एक बुनियादी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इकरा, जब आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे होते हैं तो व्हील चेयर मैंने अक्सर देखा है कि लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आइडिया ही नहीं होता कभी ज़िंदगी में और किसी को इस्तेमाल करनी भी ना पड़े, तो वो सीधा ही नीचे लेके जा रहे होते हैं जैसे हम व्हील चेयर को आगे मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे हों तो व्हील चेयर को उल्टा कीजिए, बिल्कुल ऐसे, और उतराई की तरफ उसकी बैक होनी चाहिए, रुख चेंज हो, और जो फेस हो या फ्रंट हो व्हील चेयर का वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और आप पीछे खड़े हैं और फिर उसको नीचे रिवर्स लेके आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है। इस तरह से कई हादसे भी रूनुमा हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता है और आप उतराई के ऊपर जो है उसको सीधा लेके जा रहे होते हैं, तो फिर वो आपके कंट्रोल में ही नहीं रहती है और इम्बैलेंस हो जाता है जो पेशेंट उसके ऊपर होता है, जो शख्स उसके ऊपर होता है। इंसिडेंट पेश आ सकता है, तो ये एक छोटी सी नॉर्मल आप कहने की लाइफ की एक चीज़ होती है जिसको आपको समझना और उसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इससे आप बड़े हादसे से बच सकते हैं, छोटी सी केयर करने से और छोटी सी तब्दीली लेके आने में। अब आप देखें कि अगर आप उसको लेके आ रहे हैं, सीधी तरह लेके आ रहे हैं, तो हादसा हो सकता है। वही अगर आप उसको रिवर्स फॉर्म में नीचे लेकर आएंगे तो उससे आप सेफ रहेंगे, आप बेहतर उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ का इस्तेमाल करने का कुछ तरीकाकार होता है, कुछ SOPs होते हैं। तो ये एक तरीकाकार है कि जिस वक्त आप व्हील चेयर पर किसी शख्स को लेके जा रहे हैं, तो फिर जब आप उतराई में आ रहे हैं तो आपने रिवर्स में आना है, उल्टे आना है, सीधा नहीं लेके आना, उससे कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। तो चलें जी, हम आपको बताते हैं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुसलसल कमी का रुझान जारी है। योमिया केसेस भी कम रिकॉर्ड होने पर हुकूमत ने भी सुख का सांस लिया। उधर हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुतारिफ कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक अब बैरून मुल्क लगने वाली वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में कराई जा सकेगी। दूसरी जानिब एक नई तहकीक के मुताबिक वैक्सीनेशन कोविड-19 से मुतासर होने पर बीमारी की ज़्यादा शिद्दत से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, चाहे कोरोना की डेल्टा किस्म का ही सामना क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तहकीक में ये भी दरियाफ्त किया गया कि जो लोग वैक्सीनेशन कराते हैं उनमें बीमारी से अस्पताल में दाखिले या मौत का ख़तरा 90% तक कम तो हो जाता है, जबकि आलमी इदारा सेहत ने कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम के आमिल अफराद के लिए वैक्सीन की इजाफी जो डोज़ है उसके इस्तेमाल का मशवरा भी दिया। बिल्कुल ऐसे ही आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कमज़ोर निज़ाम मुदाफ़त के लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना की शदीद इन्फेक्शन का ख़तरा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो WHO के माहिरीन ने अब साइनोवैक और साइनोफार्म लगवाने वाले 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन के 1 से 3 माह के बाद वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी कि तीसरी डोज जो है उसके लगवाने का भी अब मशवरा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, और माहिरीन का कहना है कि कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद में वैक्सीन की अफादियत तेज़ी से कम हो जाती है। हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से WHO ने अब कहा है कि आप जो है कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले जो अफराद हैं उनको आप एक और डोज़, इजाफी डोज़ यानी कि लगा सकते हैं, इसको हम बूस्टर डोज़ भी कहेंगे? जी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल इसको बूस्टर डोज भी कहेंगे। और मेरा अपना ख्याल है बाज़ वैक्सीन जो पाकिस्तान में लगती हैं, जिस तरह साइनोफार्म है, साइनोवैक है,
साइनोफार्म की तो ऑलरेडी 3 डोजेस होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे मिलती जुलती जो वैक्सीन्स हम पहले लगवाते हैं, जिस तरह टेटनस की है, उसकी 3 डोजेज ही होते हैं। तो ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कहलाती हैं, इनके अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि आपको 3 डोजेज लगेंगी। जो आरएनए वैक्सीन्स हैं, जिस तरह फाइजर और मॉडर्ना है, ये नई वैक्सीन्स हैं। इनके बारे में अभी पूरी आगाही उस तरह हमें नहीं है कि एक डोज के बाद दूसरी डोज कितने वक्फे से लगानी चाहिए और फिर क्या तीसरी डोज की ज़रूरत रहेगी। तो इस वजह से तहकीक इसके साथ साथ जारी थी। तो अब जो डेटा आया है, जो रिसर्च आई है, उसके अंदर यही हुआ है कि वक्त के साथ इसकी जो मुदाफ़त है उसमें कमी होती है, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता, मुदाफ़ती निज़ाम किसी भी वजह से कमज़ोर है, वो बूढ़े हैं, वो बीमार हैं, या कोई और ऐसी वजह है, कैंसर है, तो उनके अंदर ये उनकी जो मुदाफ़ती ताकत होती है वैक्सीन की, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से बैरूनी ममालिक के अंदर डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ को भी ऑफ़र किया जा रहा है कि वो एक बूस्टर डोज लगवा लें, और क्योंकि वो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इस तरह बूढ़े लोग या जिन लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम है उनको कहा जा रहा है कि आप एक बूस्टर डोज लगवा लें। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के सूरत हाल में बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ साइनोफार्म के बाद जो तीसरी डोज होगी, मेरे हिसाब से वो बूस्टर डोज नहीं होगी, वो रिक्वायर्ड डोज होगी, जो इसके स्केड्यूल में शामिल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से WHO की रिकमेंडेशंस तो ये है ना कि जिसका क़ुव्वती जो निज़ाम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो कम अगर हो जाता है 60 साल से उम्र के जो ऊपर के अफराद हैं उनका, तो उनको तीसरी डोज रिकमेंडेड है। तो हम ये कैसे इस चीज़ का तयन कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर हो चुका है, इसको तीसरी डोज अब लग जानी चाहिए, या हमें वैसे ही एक प्रैक्टिस के तौर पर ही 3rd डोज लगानी है अगर साइनोफार्म या साइनोवैक लगी है? देखिए, इसके अंदर जिन लोगों को खुदा नास्ता कैंसर के मरीज़ हैं, उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। इवन जो लोगों के अंदर जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनका भी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। दिल की बीमारियों वाले लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। तो ये 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इस तरह और भी बीमारियां हैं जो दायमी बीमारियां हैं, जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, वो आपके डिफेंस सिस्टम्स को कमज़ोर करती हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को एक बूस्टर डोज लगवानी चाहिए जैसे ही गवर्नमेंट इसको ओपन करे। तो बाकी ये है कि अगेन ये नई वैक्सीन्स हैं, नई बीमारी है, तो वक्त के साथ साथ हम इसके साथ हमें खुद पता लग रहा है या हमें खुद इल्म हासिल हो रहा है कि इसके लिए जो आइडियल वक्फा है 2 डोजेज़ के, वो क्या होगा। क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन 3 हफ्ते के बाद ज़्यादा असर दिखाएगी या 4 हफ्ते बाद असर दिखाएगी। तो ये वक्त के साथ ही ये तहकीकात जारी हैं, और उनके जो वक्त गुजरेगा हमें ज़्यादा प्रिसाइज नॉलेज मिलेगा इन वैक्सीन्स की प्रॉपर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी कि ये भी अभी कहा जा सकता है कि हमें ये भी मालूम नहीं है कि हम तीसरी डोज की बात जो कर रहे हैं, इसके बाद शायद हमें चौथी डोज भी लगवानी पड़े और उसके बाद शायद 5वीं डोज भी लगवानी पड़े। क्या ऐसा भी मुमकिन है? जी, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हो सकते हैं। एक तो ये है कि जिस तरह अगेन मैं मिसाल देता हूँ टेटनस की, क्योंकि तमाम बच्चों को वो लगती है वैक्सीन, तो उसके अंदर एक पहली डोज़ लगती है, फिर 6 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज़ लगती है, और तीसरी डोज़ आपकी 6 महीने बाद लगती है। और उसके बाद बच्चा जो है वो 5 से 8 साल तक वो टेटनस से महफूज हो जाता है। तो एक तो ये है कि इस तरह क्या 2-3 वैक्सीन्स का या जो भी डोजेस की बनती है लगने के बाद क्या 4-5 साल के लिए महफूज हो जाएंगे। दूसरी मिसाल फ्लू के है, जो तकरीबन हर साल नया आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिन लोगों को, बूढ़े लोग हैं या जिन लोगों को उसका ख़तरा ज़्यादा है फ्लू का, तो इस वजह से वो हर साल नए जो वेरिएंट्स आए होते हैं या नए वायरसेस फिर रहे होते हैं दुनिया में, उसकी बुनियाद पे एक नई वैक्सीन बनाई जाती है, और ये सालाना काम होता है। तो क्या ये सालाना की तरफ हम जाएंगे या ये 5 साल वाला काम होगा, ये अभी वक्त के साथ ही इसका पता लगेगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसर्चेस के हवाले से हम पाकिस्तान में किस तरह से रुझान देख रहे हैं? क्या अच्छे लेवल पे एक अच्छे लेवल पे पाकिस्तान में रिसर्चेस का जो है कंडक्ट की जा रही हैं? क्योंकि ये नया एक वायरस आप कह लें कि एक नई वबा है, इसके ऊपर काम जिस तरह से बाकी हम देखें इंटरनेशनल में भी, इंटरनेशनल अगर हम देखें दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पाकिस्तान में किस लेवल पर हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कि कोविड के बारे में पाकिस्तान में रिसर्च प्रायोरिटी नहीं रही हमारी, अभी भी नहीं है। तो हमारे होती तो है तहकीक, लोग दावे भी करते हैं,
लेकिन जब अगर आप देखा जाए देखें कि जो बड़े जर्नल्स हैं मेडिकल के या साइंसी तहकीक के जो रसाले हैं, उनके अंदर हमारे कितनी कंट्रीब्यूशन होती है ओरिजिनल रिसर्च की, वो बहुत कम है। तो कोविड-19 का भी इसी तरह हाल है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्या जो हमें करनी चाहिए थी, जो मेरे ख्याल से करनी चाहिए थी, हमने ये वैक्सीन्स लगाई हैं करोड़ों लोगों को, तो हमारे पास ये डेटा होना चाहिए था कि इनमें से कितने फीसद लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हुई है या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुई है। हमें ये पता होना चाहिए था कि कितने लोगों की वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हुई है, और ये प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चीज़ें बुनियादी थी, जो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे पास इसका डेटा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यही हमें हेल्प करना था। इस तरह हमने कुछ वैक्सीन्स पाकिस्तान के अंदर ट्रायल किया, तो उनका डेटा भी हमारे सामने उस तरह पब्लिक नहीं है कि जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकें। तो ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, तहकीक की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, और वो हम सब के फ़ायदे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि हम उस वक्त संजीदा हो जाते हैं जिस वक्त हम शरह को देख रहे होते हैं, मुस्बत केसेस की वो 8% से ऊपर जा रही होती है, फिर 10 को क्रॉस कर रही होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्बत केसेस की शरह है कोरोना वायरस की, वो 2% से नीचे आ गई है। वो कौन से काम हैं जो अब करने की ज़रूरत है ताकि ये शरह ऊपर ही ना जाए, हम इसको इधर ही काबू में रख सकें या कंट्रोल कर सकें? अभी करने के कौन से काम हैं? एक तो यह है कि आज केसेस थोड़े से बड़े हैं, 1000 से ऊपर हम दोबारा चले गए हैं, और जो हमारी शरह है वो भी 2% से ऊपर चली गई है, तकरीबन 2.6 के ऊपर है। तो लेकिन एक आध दिन ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको हमने कंट्रोल रखना है सर्दियों के अंदर, और हम चाहते हैं ये कम ही रहे, तो हमें वही बेसिक प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अपनी खिड़कियाँ और वेंटिलेशन का आपने खोली रखें और वेंटिलेशन बेहतर बनाएं। ये सिंगल फैक्टर है जो बंद कमरों या बंद दफातर या बंद स्कूलों के अंदर इसको फैलने से रोकता है कोरोना को। तो ये उसके साथ आपको ये भी एहतियात करनी है, क्योंकि साथ डेंगू भी है, तो आप अगर खिड़की खोलें तो उस पर जाली लगी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक बीमारी से बच के दूसरी बीमारी की तरफ चले जाएं। मास्क पब्लिक प्लेसेस पे पहनते रहिए। और मैं थोड़ी सी ये वार्निंग आज ये दे दूं कि इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे वैक्सीनेशन फुल वैक्सीनेशन 70% से ज़्यादा है शायद, वहाँ पे दोबारा केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहाँ पे पिछले 7 दिनों के अंदर वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़नी शुरू हो गई है, और वहाँ पे डेथ भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये समझ लेना कि हम अब कोरोना ख़त्म हो गया है, वो बड़ा मेरे ख्याल से ख़तरनाक कदम होगा। कोरोना मौजूद है और हमें इसके साथ अपनी एहतियात ज़रूर करें, और उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी भी गुजारें, कारोबार भी करें, लेकिन ये छोटी छोटी एहतियातें अगर आप बिल्कुल ऐसे ये इस वबा के साथ अब जीना सीख लिया जाए, और जो हमें बताए जा रहे हैं कि SOPs हैं उनका ख्याल ख़ास तौर पर अभी भी रखा जाए, बेशक शरह नीचे आई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। फिर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, 2.3% तकरीबन आज की जो शरह है, जो ताज़ा तरीन NCOC की जानिब से आदादोशुमार सामने है। कल 1.6 थी, तो हम देख रहे थे कि 2 से नीचे जा रही थी, अब कल भी नीचे जा रही थी। तो अगर हम देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि पॉजिटिव केसेस की शरह उस तरह से अब ऊपर नहीं जा रही बल्कि कम होती जा रही है। लेकिन हम देखते हैं फिर इसके साथ साथ कि हम एहतियात करना छोड़ते हैं। यही हम पिछले 2 सालों में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि हम एहतियात छोड़ देते हैं। जब भी केसेस नीचे आते हैं, शरह उसके नीचे आती है, एहतियात छोड़ते तो केसेस बढ़ जाते हैं। तो काइंडली SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, और जो आपको एहतियात का कहा गया उसके ऊपर जो है एहतियात भी करना लाजमी है। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़े, कुछ तालीम की बात करते हैं। पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालते हुए हमें पता लगता है कि 7 दहाइयों से तालीम कभी भी किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही है। यही वजह है कि तालीम के लिए जो मुख्तस फ़ंड होता है हमेशा नाकाफ़ी रहे। पार्लियामेंट ने फरवरी 2016 में पायदार तरक्याती अहदाफ को मुल्क के अपने कौमी तरक्याती अहदाफ के तौर पर अपनाया था। ताहम हाल ही में शाया होने वाले वाइट पेपर तालीम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में SDG 4 की एक तशख़ीस में तालीम के फ़रोग़ के बारे में हुकूमती तरजीहात का भांडा भी फोड़ दिया गया। हाँ जी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे जो थे। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने लड़कियों के लिए तालीमी बजट मुख्तस करने का वाज़े तरीका कम अज़ कम जुज़वी तौर पर अपनाया, मगर किसी भी दूसरे सूबे में ये मालूम करने का कोई काबिल अमल तरीका ही नहीं आया कि मुख्तस फ़ंड्स लड़कियों या लड़कों की तालीम के लिए मुख्तस किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा हमजा, देखा है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वबाई अमराज के पस मंज़र में स्कूल्स को पहले से कहीं ज़्यादा साफ़ पानी और बैतुल खला की ज़रूरत है ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके। तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सिंध की हालत अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बदतर है, जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में स्कूल्स बुनियादी सहूलतों से ही महरूम हैं। और फिर सिंध ने ही कहा था कि हमारे पास बेहतर जो है निसाब भी मौजूद है, हम बेहतर फ़ैसले भी इस हवाले से कर सकते हैं। जब यकसां तालीमी निसाब की बात हो रही थी, स्कूलों की इमारतें
ख़तरनाक करार दी गई हैं, वहाँ पर हुकूमती और सियासी सतह पर बेअमली की ये हालत बिलाखिर ख़त्म तो होनी चाहिए, ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के तहत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी वादों को पूरा करने की जानिब पेशरफ्त को भी यकीनी बनाया जा सके। घोस्ट स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए स्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के लिए बैठने के लिए जो है फर्नीचर मौजूद नहीं है, ऐसी मुश्किलात का सामना है। और तालीम का वादा जो हर पार्टी लगाती है। एग्जैक्टली हम तो जो बेसिक बच्चों को ज़रूरत होती है, बैतुल खुला की बात की जाती है, साफ़ पानी की होती है, वहाँ पर वो चीज़ें भी मुहैया नहीं होती बच्चों को। अब तो बच्चों से जुएँ निकलवाई जा रही हैं। रहीम यार खान की जो वीडियो सामने आई है हेडमिस्ट्रेस की जानिब से, ये तो हालत है यहाँ की। ये तो हालात हैं, अस्तगफिरुल्लाह। खैर, हम अब इस पर बात करेंगे। माहिर तालीम आयशा रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा साहब। तालीम पर सिनफी इंसाफ के साथ खर्च किया जाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कितना अहम हिस्सा है, और पाकिस्तान में अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इकरा और हमज़ा बुलाने का। और बड़ी अच्छी आपने वो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया है सारी कॉन्वर्सेशन का। देखें, वो तो हमें पता है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों या चाहे ना हों, हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमने ये वादा किया हुआ है कि हमने हर बच्चे को रिगार्डलेस ऑफ जेंडर या क्रीड या एथनिसिटी या एबिलिटी लेवल, जो भी आप मेजर वो ले लें इंडिकेटर, हमने हर बच्चे को तालीम देनी है 5 से 16 साल ख़ास तौर पे। उसके अंदर देखें जेंडर की एक डेफिनेशन, इनफैक्ट मैं कल परसों कहीं पर बात कर रही थी कि जेंडर की डेफिनेशन अब तो ना सिर्फ SDGs के हवाले से, बल्कि हमारा 2018 के अंदर हमने ये भी कह दिया है कि देखिए अब हमारे पास एक तीसरी जेंडर भी आप अपने आप को बेसिकली ट्रांसजेंडर के तौर पे भी वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि हमें डेफिनेशन थोड़ी सी, चाहे उनकी आबादी कम है, लेकिन हमें डेफिनेशन थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी एक्सपैंड, क्योंकि वादा ये है कि सब बच्चों को नो चाइल्ड विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि देख लें कोई भी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आप उठा के देख लें, मेरे ख्याल में जो मोस्ट रिसेंट इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान 153 कंट्रीज़ में से 151 है। हमारे से नीचे सिर्फ 2 और मुल्क हैं जो जेंडर गैप के हवाले से हमारे से नीचे फॉल करते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपकी स्टैंडिंग क्या है वो उससे शो हो जाती है। एजुकेशन के अंदर हमें पता है काफ़ी बुरा हाल है, हमें पता है कि जो बच्चे स्कूल में वो पढ़ नहीं रहे, जो आउट ऑफ स्कूल हैं उसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। अब अगर आप लड़की हैं, अगर आप रूरल इलाके में रहते हैं, अगर आपका ताल्लुक एक पुअर हाउस होल्ड से है, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप आउट ऑफ स्कूल होंगे। इसी वजह से बलोचिस्तान में आपको बहुत बच्चे आउट ऑफ स्कूल नज़र आते हैं, KP में फाटा में बहुत बच्चे आउट ऑफ स्कूल नज़र आते हैं प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। सिंध में आपको बहुत बच्चे इंटीरियर में, खासतौर पे लड़कियां आउट ऑफ स्कूल नज़र आती हैं। देखिए ये जो है ना कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग बहुत हमारे इर्द गिर्द ममालिक ने शुरू कर दी है, और हम ये क्लेम करते हैं, और शायद जैसे आपने जिक्र किया कि KP ने भी जुज़वी तौर पर इसका कुछ वो अमल दरामद करना शुरू किया है। देखिए मेरे ख्याल में टू यूज़ अ वेरी वो क्रूड किस्म की लैंग्वेज में, मेरे ख्याल में ये जुगाड़ किस्म का जो वो आप कहते हैं ना कि आपने शुरू किया है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, मेरे ख्याल में जिस तरीके से होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से, जो टेक्निकल इसकी एक फ्रेमवर्क होता है उसको फॉलो करते हुए कि आप एक जेंडर एनालिसिस करें, उसकी बेसिस पे आप अपनी नीड्स इस्टेब्लिश करें कि इस पॉपुलेशन को, इस जेंडर पर्टिकुलर जेंडर की पॉपुलेशन को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स इन मखसूस जगहों पे है, आप उसके मुताबिक फिर अपनी रिसोर्स एलोकेशन करें, उसके मुताबिक आप अपनी स्कीम्स बनाएं, उसके मुताबिक आप मॉनिटर करें कि अब आप वो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर कर भी रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स बनाना काफ़ी नहीं है, नंबर ऑफ टीचर्स ट्रेन करना काफ़ी नहीं है, नंबर ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स देना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में क्या आपने ज़्यादा बच्चों को इनरोल किया है, ज़्यादा बच्चों को रिटेन किया है, ज़्यादा बच्चों ने एजुकेशन कंप्लीट की है, ज़्यादा बच्चों के लर्निंग आउटकम्स चेंज हुए हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर वो जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है डॉक्टर ये भी बताइएगा कि बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, दूसरा ड्रॉप आउट भी है, ये दोनों मुश्किलात का सामना बच्चियों के केसेस में हमें पूरे पाकिस्तान में कोई भी शहर ले लें, कोई भी गांव ले लें, वहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसकी बड़ी रीज़न क्या है? पेरेंट्स की विल नहीं है। जब गवर्नमेंट से बात होती है तो वो बड़ी रीज़न यही देती है कि पेरेंट्स की विल नहीं है, पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की विल क्यों नहीं है? क्या उनको तालीमी निज़ाम पर भरोसा नहीं है, या उनको पता है कि ऐसी सहूलियात ही नहीं है कि कल को हमारे बच्चे पढ़ के कुछ और कर लेंगे तो बेहतर है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आज से कुछ काम करना शुरू कर दें?
जी हमजा, ये तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ डिपार्टमेंट्स के साथ कि जी ये कल्चरल इशू है, ये पेरेंट्स की मर्ज़ी नहीं है, तो ये इस वजह से लड़कियाँ ज़्यादा स्कूल में नहीं है। मेरे ख्याल में ये बात जैसे कहते हैं ना कि इसकी दो साइड हैं इस प्रॉब्लम की, एक डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। देखें, अगर आप स्कूल ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप नंबर्स ऑफ स्कूल्स देख लेना, आपके 1.5 लाख अगर प्राइमरी स्कूल्स हैं तो आपके सिर्फ 50,000 मिडिल स्कूल हैं और उसके अंदर लड़कियों के स्कूल बहुत ही कम है। तो आसपास प्राइमरी के बाद फ़र्ज़ करें कोई मिडिल स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पेरेंट की विल हो या ना हो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, वहाँ पर आप जाएँ तो टीचर नहीं होता, मल्टीग्रेड टीचिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, बच्चा फेल हो रहा है, बच्चे के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। तो एक तो ये कि सप्लाई साइड अपनी ठीक करें, फिर आप ये बहाना बना सकते हैं कि डिमांड साइड नहीं है, फिर आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है। कुछ सर्वेज ऐसे हैं जहाँ पर ये पेरेंट्स से जब पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ख़ासतौर पे बच्चियों को क्यों नहीं भेजते, तो नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे सर्वेज हैं जो कहते हैं कि सबसे बड़ी रीज़न में 2-3 रीज़न्स होती हैं। देखिए, पावर्टी बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आपके जब रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक्स नीड्स नहीं ना पूरी हो रही, तो फिर एजुकेशन जो है वो उस तरह की प्रायोरिटी नहीं है। वो तो जैसे जैसे आप अपनी नीड्स के पिरामिड में ऊपर जाते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा अब मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ है, अब घर के सारे लोगों का पेट भरा हुआ है, तो चलो मैं अच्छे स्कूल में भेज दूँ, वरना ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती है। तो हाँ, हमें एक इसकी कॉन्टिन्यूएशन में एक ये बात है कि देखिए, सप्लाई साइड पे भी स्कीम्स की ज़रूरत है सोच समझ के बनाने की। डिमांड साइड पे भी हमें ये देखने के लिए कि पेरेंट्स की क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो बच्चियों को स्कूल में नहीं भेज रहे, फिर आप उसके मुताबिक स्कीम्स वो डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं या हमारे पास से स्कूल बहुत दूर है, तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की स्कीम्स लेकर आएँ, फिर आप बच्चियों के लिए स्टाइपेंड्स की स्कीम्स लेकर आएँ। फिर अगर वो कहते हैं कि रेलेवेंट नहीं है तो अपना करिकुलम ठीक करें, अपने टीचर्स को जेंडर फ्रेंडली ट्रेनिंग दें, अपने स्कूल्स को जेंडर फ्रेंडली बनाएं, बाउंड्री वॉल बनाएं, पानी मुहैया करें, बाथरूम ठीक करें। तो बात यह है कि जब आप उनकी शिकायत है वो दूर ही नहीं कर रहे, तो फिर वो बात ठीक है कि वो विल कैसे बनेगी। बिल्कुल। अच्छा आयशा साहब, हम अगर इसमें ओवरऑल देखें तो सूबाई हुकूमतों का कितना अहम किरदार है कि वो अगर SDGs पर अमल दरामद करना है तो वो कौन से ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि ये चीज़ों को सारों को ठीक कर सकें? अच्छा देखिए इकरा, इसमें ऐसा एक तो देखिए सिस्टमेटिकली काम करें। मैं बहुत दफ़ा प्लानिंग का हिस्सा रही हूँ एज एन ऑब्जर्वर भी, एज ए कंट्रीब्यूटर भी, और बहुत दफ़ा ये कोशिश की है कि देखें आप इतना डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है डेटा की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कुछ डेटा नहीं भी कलेक्ट होता, लेकिन जो करते हैं उसको इस्तेमाल तो करें, उसको अपनी प्लानिंग में, अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स में हर साल इस्तेमाल तो करें। वो बिल्कुल नहीं होता। सो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, बड़े अफसोस की बात है। जो पॉजिटिव एक थोड़ी सी बात, क्योंकि अब जाहिर है बिल्कुल ही वो ना वो हो, देखिए स्कीम्स आहिस्ता आहिस्ता आपको इस हद तक जेंडर फ्रेंडली नज़र आती हैं कि चलें अब कम से कम ये रिकग्निशन है कि हमने इतने जो बच्चों के स्कूल बनाने हैं उसमें इतने लड़कों के स्कूल बनाने हैं, इतने लड़कियों के स्कूल बनाने हैं, इतने लड़कों को स्टाइपेंड देना है, इतने लड़कियों को स्टाइपेंड देना है। आपने थोड़ी बहुत कोई जेंडर फ्रेंडली ट्रेनिंग करवानी है, ऑल्दो मैं फिर यही कहती हूँ कि सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन देखिए हमें पता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम सिर्फ वो चीज़ें सिस्टमेटिकली करते नहीं है। दूसरा, जब हम करते हैं ना तो वो हम इम्प्लीमेंट ठीक नहीं करते। और सबसे बड़ी बात हमजा ये मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि देखिए पूरी दुनिया से हमें अब बहुत सारे सालों से हमारे पास ये रिसर्च एविडेंस मौजूद है कि आप स्कीम इंट्रोड्यूस करना काफ़ी नहीं होता, उस स्कीम का इम्पैक्ट स्टडी करना और उसके इम्पैक्ट के मुताबिक उसको रीडिज़ाइन और या ट्वीक करते रहना साथ साथ, कि अगर स्टाइपेंड दिया है तो स्टाइपेंड का वो असर हो रहा है जो हम चाहते थे या नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो क्या वजह है, उसके मुताबिक अगले साल चेंज करें उस स्कीम को। बिल्कुल ठीक है, सिस्टमेटिक प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू इस पर आपने मुलाहिजा की। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कुदरती आफात, नागहानी सानेहात, सैलाब, जलजले, वबाई अमराज फूटने समेत दीगर ऐसे ही वाक़यात के बारे में आवाम को मुख्तलिफ अवामिल से आगाह करना है ताकि इस दिन की अहमियत को सही तरह से समझा जा सके। बिल्कुल, दुनिया भर में कुदरती आफात, जलजलों, सैलाब, सुनामी और आतिश फिशां फटने से लाखों कीमती जानें ज़ाया हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात में ज़्यादातर अमवात आवाम
में आगाही के फुकदान और हुकूमती इदारों के फौरी मदद रसानी ना होने के बायस होती है। बिल्कुल ऐसी है। पेश के इक़दाम और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कुदरती आफात और नगहानी हादसात के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी के लिए अवामी आगाही मुहिम और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक इकरा, पाकिस्तान का शुमार इस वक्त जो है दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जिनमें गुज़श्ता 20 साल के दौरान आफात से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। गरीब ममालिक में आफात से निमटने के लिए नाकाफ़ी इंतज़ामात बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की बड़ी वजह है। आपका रिस्पांस टाइम कैसा है? आपके पास मशीनरी है या नहीं है? आपके पास उतने ट्रेंड लोग मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फॉर्मेशन आपके पास उस तरह की है कि नहीं है कि किस तरह से अगर आप ऐसी कोई अलर्ट हो जाए या हंगामी सूरत हाल में आपको आप आ जाएँ तो कैसे उससे निमटना है, हम इसकी आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियाँ खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मियाँ खालिद महमूद साहब। अगर हम बात करें डिज़ास्टर्स के ख़तरों से निमटने के लिए माहौलियात की वजारत की बात करें तो उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़िया अच्छी बात की है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमें डिज़ास्टर से महफूज रखे, लेकिन इसमें इतना अहम रोल है मेरे डिपार्टमेंट का कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है, फ्लड आ जाता है, बल्कि ये कोविड के ऊपर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने बहुत काम किया है। तो इस हवाले से हमने भी ये जो जब पिछले साल दरिया सतलुज में फ्लड आया और बड़ा दरमियाने दर्जे का फ्लड था, लेकिन हमने फौरी तौर पे 4-5 देहात थे जिनको वहाँ से रेस्क्यू किया फौरी तौर पे, और उनके लिए हमने महफूज मकाम पे अरेंजमेंट किए, उनके जानवरों को हमने वहाँ पे रेस्क्यू किया। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़ल्ज़ले की सूरत में या फ्लड की सूरत में किसी जगह पे भी कोई नुकसान होता है तो उनको फौरी तौर पर उनको फर्स्ट एड मिल जाए, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, तो जानी और माली नुकसान कम से कम हो सकता है, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो मेरा डिपार्टमेंट है इसका एक अहम रोल है। जितना टाइमली आप लोगों को अपने मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे उतनी जल्दी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। तो हमने उन लोगों को रिलीफ दिया, उनके लिए अरेंजमेंट्स किए, उनके लिए कैंप्स लगाए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई, उनको जो है मेडिकेशन उनकी की गई सारी। तो ये सारा सिलसिला जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका ही रोल है, वही करती है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ खालिद महमूद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक अगर गुज़श्ता 20 सालों की बात करें तो पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल होता है कि कुदरती आफात की वजह से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान जिन ममालिक में हुआ है, यानी कि हमें अपना रिस्पॉन्स टाइम मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा रहा है, हम जल्द रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, हम लोगों तक पहुँच नहीं सके हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, कितनी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहुंचा जाए, रिस्पांस टाइम जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम किया जाए? मशीनरी है, हमारे पास लोग हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल हमारे खित्ते में तो जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया तो फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक महकमा कायम किया गया। तो बड़े थोड़े अरसे में इसकी लाइफ बड़ी कलील है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने 3 सालों में पूरे पंजाब में जहाँ पे हमारे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं फ्लड के हवाले से, हमने उन लोगों को वॉलंटियर्स को हमने वहाँ पे प्रमोट किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। मेरा जो अपना 112 का डिपार्टमेंट है, हमने गाँव जाके यूनियन काउंसिल पे हमने वहाँ उनको ट्रेनिंग दिया कि अगर खुदा ना खास्ता फ्लड आ जाता है तो आपने लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, ज़ल्ज़ला आ जाता है तो फिर आपने कैसे उनको रेस्क्यू करना है। हमारे पास हर गांव में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स हमारे पास ट्रेंड हैं, उनका डाटा हमारे पास मौजूद है, और फिर हमने यूनियन काउंसिल लेवल पे उनका एक नुमाइंदा जो है उसको सेलेक्ट किया है जो कि ज़िम्मेदार आदमी है। वहाँ पे वो फिर हम फौरी तौर पे हम रेस्क्यू करते हैं। इसी तरह जो मैंने पहले आपको जिक्र किया कसूर डिस्ट्रिक्ट का, 1122 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन PDM में तमाम डिपार्टमेंट बाद में पहुँचे हैं, लेकिन वो जो हमारे वॉलंटियर्स थे, ठीक है, हमारे जाने से पहले चूँकि उसी गाँव के थे, उन्होंने उनको पहले लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारा बहुत अच्छा स्टेप है
कि हमने ऐसे लोग जो वहाँ से लोकल लोग होते हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि जब जल्जला आता है खुदा ना खासा तो वो टाइम पहले नहीं बताता, तो जितनी जल्दी वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर लीजिए उतना जानी नुकसान कम होता है, उतना माली नुकसान कम होता है। ठीक है, खालिद तो साहब वहाँ ट्रेनिंग भी हमारे दे जो रहे हैं आप volunteers लोग, हैं, लेकिन वो जैसे trained हैं हमजा ने पूरे भी एक सुबह। बात की ना कि सहूलियात वगैरह के हवाले से या मशीनरी के हवाले से, तो क्या सहूलियात काफ़ी हैं कि किसी भी बड़ी आफत से निपटने के लिए हम उसको इस्तेमाल में लेके आया जा सके, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या प्लानिंग वगैरह है, क्या इकदाम किए जाएंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हों? जी जी जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबा में ये जो सहूलियात की बात करते हैं, मशीनरी के हवाले से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ठीक है। बल्कि हमने ये पिछले साल लोकस्ट आया तो वो हमारे पास स्प्रे मशीनें कम थी, वो भी एक डिज़ास्टर है, तो हमने उनके लिए भी पूरे सूबा के लिए वो अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लोकस्ट आ जाए, जल्जला आ जाए, फ्लड आ जाए, तो हम इंशाल्लाह हमारे पास मशीनरी के हवाले से इंतजाम पूरे ठीक हैं और हम सेटिस्फाई हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां खालिद महमूद साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि जब कोई कुदरती आफत आती है, खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है या जल्जला आ जाता है, ख़ास तौर पे सैलाब की सूरत हाल में फैमिलीज़ अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रही होती हैं। सैलाब जब आता है देहात में ख़ास तौर पे उनके तक वहाँ पर मवेशी भी होते हैं, उनको मुंतकिल करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे में आप पब्लिक से क्या डिमांड करेंगे या उनको क्या समझाना चाहेंगे कि अगर कुदरती आफत आ गई है तो फिर उनको क्या किस तरह से रिएक्ट करना है, और जब आपकी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको क्या मुश्किलात का सामना पब्लिक के हवाले से करना पड़ता है उनके रवैये की वजह से? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ये तो मैं प्रैक्टिकली ख़ुद भी मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है कि जब कसूर में फ्लड आया तो मैं ख़ुद वहाँ पे दरिया सतलुज पे गया और एक देहात के लोग ज़िद कर रहे थे कि हमने यहाँ से शिफ्ट नहीं होना, तो उनको बताया, कायल किया, उनको बताया कि पानी का फ्लो उसकी पोजीशन ये है कि हमारा सिस्टम बता रहा है कि कल आने वाले 24 घंटों में ये आपका गाँव जो है डूब जाएगा। ठीक है। तो उनको कायल किया, जब उससे डायलॉग किए तो वो मान गए और फिर उनको बताया कि हमने आपको ट्रांसपोर्ट दी हुई है, हमने आपके लिए, उनको असल में ये है कि ये खौफ था कि हमें यहाँ से जब ये उठाएंगे, इधर से लेके जाएंगे तो हमारे पास रहने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। जब उनको हमने दिखाया कि हमने आपके लिए ये स्कूल पूरा जो है वहाँ पे हमने बंदोबस्त किया हुआ है, वहाँ हमने आपके खाने के लिए बंदोबस्त किया है, आपके जानवरों के लिए चारों का बंदोबस्त किया हुआ है, तो जब उनको यकीन हो गया तो वो बड़े रज़ाकाना तौर पर फिर आए। उनको हमने गाड़ियाँ प्रोवाइड की, हमने उनको स्कूल में वहाँ ठहराया, उनके जानवरों को वहाँ पर लेके गए। अगर वो, चूँकि खौफ तो ये होता है कि जब किसी गांव से लोगों को उठाया जाए तो वो ये डरते हैं कि हमारे पास ना खाने का बंदोबस्त है, ना हमारे जानवरों का बेचारा होगा, हम जाएंगे कहाँ। तो ये अगर अरेंजमेंट ठीक हो तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। मियां खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे और कुदरती आफात से नबर्द आज़मा होने का, निपटने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और देखें, कुदरती आफात जब आती हैं तो उस वक्त हमें भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली भी बेहतर तरीके से रवैया अपना रखना होता है। ख़ास तौर पे मैं इस तरह से जानता हूँ कि फैमिलीज़ कहती हैं कि जी हमने यहाँ से नहीं जाना, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अगर ये इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे उन्होंने वॉलंटियर्स का जिक्र किया, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनको डायरेक्शंस हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि सैलाब आ सकता है यहाँ पर, तो आज ही कर देना चाहिए, आ सकता है, तो फिर वो जो है आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि माल फिर से बन जाएगा लेकिन जो ज़िंदगी है वो वापस नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ टूरिज़्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि सयाहत एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है जिससे कई ममालिक ना सिर्फ अरबों डॉलर्स कमाई करते हैं बल्कि उनका मुस्बत चेहरा भी दुनिया के सामने आता है कि यार वहाँ पर कितनी खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की बात करें, पहले हमने बजट के ऊपर भी बात की थी कि जी के तारीखी बजट मख्तस किया गया है, इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबों की बात करें तो पंजाब में क्या बात है, सियाहत के फ़रोग के लिए अमली तौर पर अब काम किया भी जा रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ट्रैक पे आते हुए, चीज़ें समझते हुए कि जी कि अच्छा ये स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना। पहले प्लानिंग बहुत मुश्किल काम होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन दूसरा मरहला आ जाता है, तो चले हम दूसरे मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पोशीदा तारीख़ी और सियाहती मकामात की बहाली और तज़ीन व आराइश के लिए इक़दाम अब उठाए जा रहे हैं। और अगर आप किसी
स्पॉट पे चले जाते हैं, किसी जगह पर चले जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है कि अच्छा ये बिल्कुल ऐसे कि ये नई चीज़ें जो हैं वो बनी हैं। जैसे अगर हम डेजर्ट सफारी की बात करें, टूरिस्ट पुलिस का क़याम समेत, लाहौर में अगर हम बात करें विलेज रिजॉर्ट्स की क़याम समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर अब काम भी हो रहा है। पंजाब में इस वक्त मरी और कोटली, सतियाँ, जेहलम, चकवाल, खुशाब की बात कर लें, मियाँ वाली की बात करें, साउथ पंजाब की बात कर लें, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में सयाहती मकामात को बहाल किया जा रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। और अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा जो हम मरी की तरफ चले जाते थे, ख़ास सिर्फ मरी में हमारा होता था ना कि हमने उसी को बनाया होता था, या फिर नॉर्दर्न एरियाज़, उसके अलावा पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि जो तारीखी मकामात आज हमने जो खास तौर पे बात करनी है ना, दुबई एक्सपो में जो टूरिज्म वीक था उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और अहम चीज़ यह है कि इन तमाम जो मकामात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, इनकी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, लोगों तक कैसे ये बात पहुंचे कि इतना काम कर लिया गया है, ये नए स्पॉट्स हैं, जाएं एक्सप्लोर करें। और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। हमारे साथ मुशीर सियाहत वज़ीर आला पंजाब मुशीर हैं सियाहत के मामले पे आसिफ महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। बजट पे भी आपसे हमने बात की, काफ़ी बातें कि जी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। पहले तो हमें ये बताएं कि इसको एडवर्टाइज़ अब हमने कैसे करना है कि लोगों के जहनों में नक्श हो जाए कि ये काम किया है, ये स्पॉट्स हैं भाई, यहाँ पर आप जा सकते हैं, कि वो पुराने जो हमने याद किए, में अब्बा ने कहा कि वहाँ जाना तो सारे बच्चों ने वहाँ भी जाना। देखें, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, बैड मार्केटिंग का जो हमारा था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था कि अगर किसी को हम पहले वक्त से पहले प्रमोट करें, साइड को लोग वहाँ पे जाएं, तो वो पर्सन टू पर्सन जो मार्केटिंग होती है वो ज़रा बुरे अल्फाज में हो जाए तो उससे उस जगह की वैल्यू इंपॉर्टेंस कम हो जाती। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हमारी काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया कि कोटली, सतियाँ, सून वैली, चकवाल के अंदर हमारी काफ़ी जगहों पे इंटरवेंशन हमने की हैं जिससे चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। अब हमने एक वर्ल्ड बैंक के तावन से एक मार्केटिंग फर्म हायर की है बाकायदा, और हमारी इस साल की डेवलपमेंट स्कीम के अंदर शोकेसिंग पंजाब के नाम से मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव को सामने रखते हुए हमने उसके अंदर एक डेवलपमेंट स्कीम भी रखी है। तो ये दो पैरेलल चीज़ें अगेन हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसके साथ साथ अब जैसे आपने कहा दुबई एक्सपो, रिसेंटली अभी मैं रशिया से होके आया हूँ, वहाँ पे हमारी रीजनल टॉक्स थी SCO मेंबर स्टेट्स की, तो वहाँ पे टूरिज़्म का जो टॉपिक था उसके ऊपर मैंने डेलीगेशन को हेड भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ पे दिखाई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के लोग वहाँ पे बड़ा हैरान हुए कि ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है। तो बात ये है कि जो परसेप्शन है हमारी वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीबोगरीब सी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो यही वो चीज़ें हैं, यही वो टूल्स हैं जिससे हम इसको मार्केट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वहाँ तो आपको रिस्पांस आपने कहा ना कि लोग हैरान हो रहे थे, तो रिस्पांस यहाँ पर कैसा फिर आवाम की तरफ से होता है कि आवाम मतलब अब उनको भी पता लग रहा है कि ये स्पॉट्स जो हैं वो नए बन रहे हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सून वैली का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, तो जो कोई गए वो उन्होंने वापस आके जो फीडबैक दिया, ज़ाहिर है टूरिस्ट को जब तक फैसिलिटी ना मिले तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो उस तरह की मार्केटिंग हो नहीं सकती। तो अभी हमने वहाँ पे हमारी खबेकी झील के ऊपर हमने छोटी छोटी इंटरवेंशंस की हैं कि वहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉड्स लगाए, इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेटेड जेटी हमने उस झील के अंदर दे दी, लोगों को एक दिया अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें या डिनर को होस्ट कर ले को फैमिली। तो आप यकीन करें कि मैं मैनेजर से रात को भी मेरी बात हो रही थी, उसने कहा इतना फुटफॉल है कि हमारे पास बुकिंग का वो नहीं मिल रहा था। आपने कहा कि बुकिंग कर दो, मैंने भी ये करने का नहीं टाइम ही नहीं है, आप लाइन में लग जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी हमें बताएं कि जो दिखता है वो बिकता है, हम ये सब समझते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसे पेजेस हैं कि जिसमें लोग मुख्तलिफ जो है मकामात के बारे में वीडियोज़ लगाते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, नीचे इतनी लंबी लाइन होती है, कमेंट्स होते हैं बड़े। इस तरह का काम क्यों नहीं अगर हम करते कि हम सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाएं कि ये बिफोर था, ये आफ्टर है, अब आप यहाँ पर जा सकते हैं, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा देखकर कि कितनी खूबसूरत। देखिए, नो डाउट कि जो सोशल डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल बहुत बड़ा एक टूल है, उसको यूटिलाइज हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक अलमिया है हमारे वहाँ, एक लोगों की भी माइंडसेट का एक इशू है कि कुछ नेगेटिविटी वाली चीज़ें जो ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं, शेयर होती हैं, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। फिर दूसरा, मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे चैनल्स हैं वो इस सेक्टर को भी थोड़ा सा हाईलाइट, जैसे आपके में प्रोग्राम में मेरा ख्याल है 3rd टाइम है आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं आगे लोगों को ज़ाहिर है इसी तरह लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, तो चैनल जिस पे प्रोग्राम करें कि ज़ाहिर है हमारा जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, जितनी डाइवर्सिटी इस पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर है, दुनिया में किसी मुल्क के अंदर नहीं होगी। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा तो इस तरफ फोकस ही नहीं था, हालात ही ऐसे नहीं थे, इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं समझते थे। एग्जैक्टली। तो मैं इस पे चल रही है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पंजाब के सिर्फ साल्ट रेंज को उठा लें, अगर उसको डेवलप कर लें तो आपके सूबे की इकोनॉमी इसके गिर्द रिवॉल्व करेगी, इतना
पोटेंशियल है वहाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह पंजाब में फोर्ट मनरू की पर काम हो रहा है, उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई और भी चीज़ें हैं जो और भी कोई काम हो रहा है, कोई और भी स्पॉट्स इस तरह की निकाली जा रही हैं? देखें, एक तो फोर्ट मनरू के ऊपर अब हमने चेयर लिफ्ट की फिजिबिलिटी हम करवा रहे हैं, अगर वहाँ पे हम लगा सकते हैं। अदरवाइज एक बड़ा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट रिजॉर्ट अभी रिसेंटली सीएम पंजाब ने वहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन की है। तो मैं एक तो आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा कि जो लोग साउथ पंजाब के खुसूसन तो उस रिजॉर्ट में ज़रूर जाके ठहरे हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और बड़ा खूबसूरत वो रिजॉर्ट बना हुआ है। उसके साथ जो साइनेज और ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो डेवलपमेंट स्कीम हमारी 2 साल से चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई हैं। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले प्रोवाइड करें। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को हम इनकरेज कर रहे हैं। हमने अपने जितने रिजॉर्ट्स हैं पंजाब के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर वो प्राइवेट सेक्टर को हमने आउटसोर्स कर रहे हैं अब 20+10 ईयर की, यानी कि 30 साल की लीज के ऊपर, ताकि कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करे और वो अपना बिजनेस जब वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहे तो उसको कोई इशू ना हो। अच्छा आसिफ साहब, जो फैमिलीज हमें इस वक्त सुन रही हैं उनका कंसर्न होता है कि ये फैमिली के जाने के लिए जगह है या नहीं है, और सिक्योरिटी ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं कि जो मकामात आवाम के लिए ओपन किए जाते रहेंगे उनकी सिक्योरिटी का भी बाकायदा ख्याल रखा जाएगा? देखें, जिस तरह टूरिज्म पॉलिसिंग का हमारा इस साल वो इन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सिक्योर है। ओवरऑल ही इक्का दुक्का वाक़यात तो दुनिया के हर कोने में होते हैं। वैसे ओवरऑल जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं उनको हमने बड़ा इम्प्रूव कर लिया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के रिजॉर्ट्स हैं उन पे लोग जाना प्रायोरिटी नहीं समझते थे कि शायद ये मेंटेन नहीं होते। तो मैं आपके चैनल ये जो अफलातून किस्म के नौजवान भी वहाँ पर गए होते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे ये थोड़ा सा ये 2 पैरेलल चीज़ें, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। लोगों के अंदर बड़ी अवेयरनेस आ गई है। इको टूरिज्म के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने, एनवायरनमेंट के हवाले से, देखें पॉलिटिकल लीडरशिप का ये काम होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पे अब चीज़ें हमें, क्योंकि हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हमारे रिजॉर्ट्स, हमारी टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उन पे जिस तरह से पहले लिटरिंग हो रही होती थी, अब चीज़ें काफ़ी उसमें इंप्रूव होती नज़र आ रही हैं। एक तो हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, डस्टबिन वगैरह प्लेस कर दिए, तो लोगों को कुछ चीज़ मिलेगी तो उसमें ज़ाहिर है अब आपको एजुकेट करने की कोशिश हम सारे मिलकर करें। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने हैं और पाकिस्तानी सियाहत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे कि हमारे मतलब कि पाकिस्तान के अंदर लोग बोर हो रहे होते हैं ना, तो एमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पर कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, और ये इंतहाई शर्मनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अच्छा हमजा, हम बच्चों की अक्सर तादाद देखते हैं, उसमें बच्चे अक्सर बैठे होते हैं और पेरेंट्स वगैरह या मतलब बड़े बहन भाई भी हैं, कोई देख नहीं रहे होते कि वो फ़ोन पे लगे होते हैं और नंबर्स डायल करी जा रहे होते हैं, और वो इसी तरह 15 या तो हम कह लें कि जितनी भी कोई और सर्विसेज हैं उन पे कॉल करके तो उनको तंग कर रहे होते हैं, और इस तरह की मतलब इस तरह के रवैये हम देख रहे हैं। अच्छा, ये इमरजेंसी सर्विसेज क्यों बनाई गई हैं? ताकि कोई शख्स मुश्किल में है तो उसकी फौरी मदद की जा सके, मगर गैर जिम्मेदार शहरियों ने इसको मजाक समझा हुआ है। पंजाब से सेफ सिटी अथॉरिटी इंतजामिया के मुताबिक पुलिस रेस्क्यू 15 जो है उस पर मौसूल होने वाली कॉल्स 90% तो सिर्फ झूठी होती हैं। अच्छा, ये कॉल्स करने वालों में जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं 70% जो है वो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बच्चे हैं जो कि कॉल कर रहे होते हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोज़ाना 10,000 कॉल्स में से 9,000 कॉल्स जो हैं वो झूठी निकलती हैं, और उसके अलावा जल्द झूठी कॉल्स करने वालों के खिलाफ उन्होंने कहा कि कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में जब कॉल्स झूठी आएंगी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करना ही बनता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इस चीज़, ज़रूरी भी है ये बात कि इसके उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और दूसरा एक ना बड़ा नुकसान हो रहा होता है जिस वक्त आप फेक कॉल कर रहे होते हैं अपने मज़े के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए, तो हो सकता है कि किसी और शख्स की कॉल ना मिल रही हो या उसको वेट करना पड़ रहा हो जिसको वाकई ही एमरजेंसी होगी। तो हमारे जो रवैये हैं वो कैसे दुरुस्त हो सकते हैं और इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब को बात CEO सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये ज़रा बता दीजिएगा कि फ़ेक कॉल्स का रुझान हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रही हैं। 15 की बात हो, 1122 की बात हो, ये जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं या फिर मंसूबे होते हैं, इसकी वजह आज तक आप लोगों को समझ आई है कि क्या होती है? जी, बड़ा आपने सही इसको पॉइंट आउट किया। ये बहुत एक सीरियस इशू है। जो इमरजेंसी कॉल्स हैं उसमें जो
गैर मुतल्लिका कॉल्स आती हैं, झूठी कॉल्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम और लाइंस उसमें ऑक्यूपाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लोग इमरजेंसी में होते हैं उनकी कॉल्स क्यू में लग जाती हैं और बाज़ औक़ात गैर मुतल्लिका कॉल्स इतनी लंबी हो जाती हैं कि क्यू में लगने में उनकी कॉल ड्रॉप्स भी हो जाती हैं और उनको शिकवा ये रहता है कि शायद दूसरी साइड से कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली वजह ये होती है कि वही पब्लिक के लोग ही उसको लाइंस को इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि जिसकी वजह से जो अब जब कॉल हम ले रहे होते हैं हमें नहीं मालूम होता कि 50 या 100 जो कॉल्स आ रही हैं उनमें से एक्चुअली कौन से नंबर वाली कॉल पे वाक़तन इमरजेंसी है और बाकी कौन से लोग तंग कर रहे हैं। तो आपको क्यू में लगी हुई कॉल को एक एक बारी बारी सबको आपको अटेंड करना पड़ता है, जब अटेंड करते हैं तब तो आपको पता लगता है। उस दौरान में बहुत सारी मुतल्लिका जो होती हैं कॉल्स वो ड्रॉप होने का अंदेशा होता है। ये इनको हमने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया, जैसे आपने हाईलाइट भी किया कि इसमें दो तरह के लोग ज़्यादा हमें उसमें सामने आए। ज़्यादातर जो है वो बच्चों के हाथ में इसको दे दिया जाता है, पेरेंट्स के नाम पे या बड़ों के नाम पे मोबाइल फ़ोन होते हैं। चूँकि ये नंबर टोल फ्री है, 15 में हम या किसी भी इमरजेंसी पे आप कॉल करें तो वो टोल फ्री है, तो बिल नहीं चार्ज होता है। इवन आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो उस सूरत में भी कॉल मिल जाती है। तो इस वजह से वो कोई पेरेंट्स को या जिनका फ़ोन होता है उनको डर नहीं होता कि उनके को चार्ज हो रही है या उनका बिल पड़ जाएगा, उनको तो खेलने के लिए नंबर खुद गाइड किया जाता है बच्चों को कि इस नंबर पे कॉल करें, और बच्चे फिर बिला वजह बार बार उसको तंग करते रहते हैं। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे हमने इसमें रुझान देखा उसमें जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं जिन लोगों के, उनको भी एक कॉल कोई एक बात की और वो बार बार उसी नंबर पे किए चले जा रहे हैं। आप उनको लाख बताएं कि आपका मसला ये नहीं है या पुलिस से मुतल्लिका नहीं है, लेकिन वो उसमें बाज नहीं आते। तो ये दो बड़े रुझानात हमने देखे हैं जो गैर मुतल्लिका कॉल आ रही हैं। लेकिन एक तीसरा रुझान भी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि उसमें जानते बूझते लोगों को पता है, समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, लेकिन फिर भी बिला वजह तंग करते हैं, गपशप करना चाहते हैं, टीज करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जिसका इमरजेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है और बताने के बावजूद बार बार उसमें कॉलें किए चले जाते हैं। तो ये ज्यादातर ये तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, कुछ छोटी और कैटेगरीज भी आती हैं, बड़ी ये तीन कैटेगरीज हैं। इन लोगों को एजुकेट करना कितना जरूरी है और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? खास तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि कार्रवाई भी अब करेंगे, तो किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? इसमें जी दो तीन तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि कानूनी कार्रवाई हो, कानून इसके हवाले से मौजूद है। मजीद भी हमने गवर्नमेंट से इसको टेकअप किया है कि इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से भी कोई कानूनी तरमीम लानी ज़रूरी है, कानून लाना ज़रूरी है जिसके तहत जो लोग इस तरह बिला वजह इमरजेंसी को कॉल्स के अंदर डिस्टर्बेंस करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा हमने तमाम जो टेलकोज़ हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, इनसे रब्ता किया है, इनसे मशवरा किया है, मशावरत की है। उन्होंने कुछ हमें गाइडलाइंस दी हैं जो हम पीटी के साथ हम टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा थानों में हमने कुछ एप्लीकेशन अभी लाहौर पुलिस से रब्ता किया है कि जो बहुत हैबिचुअल हैं, जो बार बार बताने के बावजूद बाज नहीं आते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हमने लाहौर पुलिस से रब्ता किया है। उनकी जो नंबर्स हैं उनको फॉरवर्ड किए हैं, उस पर उनको बुलाएंगे, उनके खिलाफ पहले समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई भी मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने एंड पे भी ये कोशिश की कि पिछले एक साल में हमने लाहौर में हमारे पास, जैसे आपने बताया कि 9 से 10 हज़ार कॉल्स आती हैं और पूरे पंजाब की हमारे पास 60 से 70 हज़ार कॉल्स डेली आती हैं। अब आप उसमें अंदाज़ा कर लेंगे अगर 85 से 90% 60-70 हज़ार में से कॉल, तो 50 हज़ार से कॉल ऐसी ज़्यादा है जो डेली फेक होती है। तो लाहौर में हमने ये लास्ट ईयर सितंबर में शुरू किया कि जो टॉप 200 हॉक्स कॉलर से उनको रब्ता करना शुरू किया, उनको एजुकेट करना शुरू किया, उनमें अवेयरनेस देनी शुरू की और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जब लोगों को हमने जिनके मोबाइल थे, बड़े लोगों से रब्ता किया, अगर बच्चों ने भी अटेंड कर लिया तो बड़ों से बात करवाई गई हमें, और उनको जब आगाह किया तो कुछ हम फिर उन नंबर्स को कंटिन्यूसली जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर के थे आज तक उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि वो बार बार तंग तो नहीं कर रहे। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि 93% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें हमारी बात पे ध्यान दिया और दोबारा उस नंबर को मिसयूज नहीं होने दिया। लेकिन अभी भी 6-7% ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, और ये वही लोग हैं जिनके मुतालिक हमने लाहौर पुलिस को आगाह किया और आइंदा उनको थानों में बुलाया जाएगा, पाबंद किया जाएगा, उनके नंबर ब्लॉक करवाए जाएंगे पीटीए से। ठीक है सर, असल मसला ये 6 से 7% लोग ही हैं कि जो बारहा समझाने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप लोगों के पास ऐसे भी ऑप्शन है कि जो नंबर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाए? वैसे तो एमरजेंसी सर्विस है, किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये शेर आया वाला मामला ही है कि शेर नहीं आया और वो लोग कह रहे हैं कि शेर आया, आप लोग हमारी मदद करें या जो भी करें, लेकिन इसका उनको कोई नुकसान तो फिर होना ही चाहिए अगर वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्या इस ऑप्शन पे कभी गौर किया गया कि ब्लॉक हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, टेम्परेरीली ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनली जहाँ जहाँ पे सिस्टम से उनको स्टडी किया, हमारा जहाँ इंटरेक्शन हुआ, हमने डिस्कस किया, तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में
ये हैं चीज़ें हैं की जा सकती हैं टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं। जैसे आपने कहा शेर आया शेर वाली बात ना हो जाए, बच्चा तंग कर रहा था और बाद में बाकी घर में कोई इमरजेंसी होगी और उस मोबाइल से करना चाहें तो हम उसको यही समझते हैं कि बच्चा तंग कर रहा है, कॉल अटेंड ना की जाए। तो अगर किसी एक घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा लगातार कॉल आनी शुरू हो जाए तो घंटा 2 घंटा की हम उसको ब्लॉक करते हैं और सिस्टम में ऑटोमेटिकली फिर वो घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद ब्लॉक ओपन हो जाता है नंबर। बहुत टेम्परेरीली है, बट इसके बावजूद इन नंबरों पे जो मैंने आपका 6-7% जो नंबर्स हैं उनको अगर हम इस तरह ब्लॉक भी करें तो वो उस दिन तो 2 घंटे के लिए या उस पर्टिकुलर डे पर तो शायद रुक जाते हैं, अगले दिन वो फिर शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कोई ना कोई मजीद कार्रवाई करनी उनके खिलाफ अब बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है। अच्छा सर, हमें इस हवाले से बताइएगा कि पुलिस जो रिस्पांस यूनिट की गाड़ियाँ अब उसमें टैबलेट नस्ब किया गया है, तो उस टैबलेट्स के हवाले से बताइएगा क्या क्या उसमें फंक्शंस होंगे और क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे। जी, बुनियादी तौर पे हमारी जो पीरू की गाड़ियां हैं उन पे कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे, जो स्टेट सेफ सिटी के साथ कनेक्टेड हैं, और जहाँ कहीं भी हमारे फिक्स कैमरे नहीं होते या कैमरा किसी वजह से ऑफलाइन होता है तो हम वो गाड़ी को वहाँ प्लेस करवा के उसके जरिए वहाँ से वीडियो फीड सारी ले लेते हैं। लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास सेफ सिटी में होता था कैमरे को। अब हमने उस टैब के अंदर एक फीचर तो ये दिया है कि वो अपना कैमरा गाड़ी खुद कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जहाँ वो सड़कों में फिर रही है वो बेहतर समझ सकती है कि कौन सी कवरेज उसने रिकॉर्ड करवानी है, तो वो उनको कंट्रोल वहाँ से मिल गया है। दूसरा, हमने 2 एप्लीकेशन उस टैब में इंस्टॉल की हैं। एक जो पब्लिक जब पुलिस नाके लगाती है, पुलिस चेक करती है तो उसमें शिकायत आती है कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होती है, मिसबिहेव हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि इस ऐप के ज़रिए पुलिस सिर्फ उन लोगों को रोके या उनको चेक करे जिनके खिलाफ रिकॉर्ड में क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर कोई डाटा है। तो वो डाटा की एक्सेस दी गई है, चाहे वो पर्सनस हों या गाड़ियाँ हों। अगर आप किसी पर्सन को स्टॉप एंड सर्च में रैंडमली, जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है कि नाके नहीं लगाए जाते, रैंडमली जहाँ के मशकूक समझा जाए स्टॉप एंड सर्च वहीं पर फौरी तौर पर कर ली जाती है। तो अगर कोई शख्स का शनाख्ती कार्ड होगा तो शनाख्ती कार्ड डाल के उसी वक्त पता लग जाएगा आया ये इश्तिहारी है या इसका कोई और रिकॉर्ड है। इसी तरह गाड़ी में बैठे बैठे आपके आगे गाड़ी जा रही है, आप इशारे पे खड़े हैं, कहीं पार्किंग में खड़े हैं और आपको गाड़ी कोई मशकूक लगती है, आपके पास से रोड पे साथ साथ गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है और आप समझते हैं ये इसमें मशकूक है, तो आप उसको फौरी तौर पे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसका नंबर एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आया गाड़ी स्टोलन है, क्लोन है, जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है या फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, या आया एक्साइज के रिकॉर्ड में है भी कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है अब आपके पास गाड़ी में जो है होगी, और हमने इसको पायलट किया है पहले 8 गाड़ियों पे, ताकि इसको देख लिया जाए कि टेक्नोलॉजिकल उनको ट्रेन भी किया है कि उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देख के जो उनके लेसन्स लर्नड हैं वो इनकॉर्पोरेट करके, और फिर इन द मीन टाइम जो बाकी गाड़ियां हैं, तकरीबन 100 लाहौर में पीरू गाड़ियां हैं, उनके लिए हमने इन द मीन टाइम जो चीज़ें प्रोक्योर करनी थी वो टेंडर प्रोसेस में है, वो प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है, वो भी हो जाएगी। और ये जो 8 गाड़ियों के लेसन्स लर्नड हैं वो भी हमें पता लग जाएंगे, और फिर आने वाले 1-2 महीनों के अंदर हम लाहौर की 100% गाड़ियों के अंदर इसको इंस्टॉल करके लॉन्च कर देंगे। ठीक है सर, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि मतलब कि लोगों की शिकायत तो खैर होती है कभी कि अगर ये अहलकार हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आए हैं या फिर इन्होंने ज़्यादती की है, वो कैसे आप लोगों को शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, ई चालान जो नादहिंदगान है उनके हवाले से भी बताइएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जी कि 50,000 का कुर्रा किसी का अचानक निकल आया, रिक्शे वाला है, उसने इतने चालान उसके हो चुके थे लेकिन जमा नहीं करवाए थे, उनके खिलाफ किस तरीके से अब तैयारी की गई है कि तमाम जो लोग हैं उनको शिकंजे में जकड़ा जाए और बाद में वो पे कर सकें, और जो बेचारा पे यकमुश्त इतना नहीं कर सकता उसके लिए कोई सहूलत भी आप लोगों ने रखी है कि अच्छा भाई किस्तें करवा लो। जी, पहले तो शिकायत का आपने पूछा, शिकायत का मैकेनिज्म जी हमारे एक नंबर है 1787। ये बुनियादी तौर पे पुलिस एहलकारान और अफसरान के ख़िलाफ़ ही अगर कोई शिकायत है तो आप इस पर IG कंप्लेंट नंबर कहलाता है। इसके इस नंबर के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें बाकायदा एक ग्रेड 21 का एडिशनल IG ऑफिसर बैठे हुए हैं जो इसको उनके नीचे DIG हैं, SSP हैं, जो इसको IG ऑफिस में मॉनिटर करते हैं। और इसमें बाकायदा एक मैकेनिज्म है कि कौन किस किस्म की कंप्लेंट्स हैं जो 24 घंटे में या 48 घंटे में एड्रेस होनी चाहिए, कौन सी ऐसी जो 72 घंटों में या 4 दिनों में या 1 हफ्ते में, और कौन कौन उसको देखेगा, किस लेवल पे देखी जाएंगी। और इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है। अगर आप समझते हैं कि जो आपकी शिकायत का अजाला है आप उससे मुतमईन नहीं है तो आप अपनी बाकायदा फीडबैक उसमें मैसेज के जरिए दे सकते हैं। आपको बाकायदा हमारा सिस्टम पूछता है कि अगर आप मुतमईन है तो 1 से रिस्पॉन्ड कर दें, अगर नहीं है तो 2 से रिस्पॉन्ड कर दें, और अगर आप मुतमईन नहीं है तो फिर इंक्वायरी का लेवल अगर पहले लेट से उस सब इंस्पेक्टर ने की थी, SHO ने की थी, तो एक लेवल ऊपर DSP पे आ जाएगा। और आपने पहले ही इंक्वायरी DSP से भी मुतमईन है तो SP लेवल तक उसको देखा जाता है। तो 2-3 दफा आपकी कंप्लेंट को देखा जाता है कि आया कहीं पे उस इंक्वायरी में भी
या आपकी कंप्लेंट के रिड्रेसल में भी कोई ज्यादती तो नहीं हो गई है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म इन प्लेस है। सिर्फ पब्लिक को ज़रूरत है कि अगर वो पुलिस के खिलाफ समझते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ इस नंबर पर रब्ता करें और अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं। सेकेंडली, जो आपने ई चलान के हवाले से बात की जी, इस जो ऐप हमने टैब में दी है, ये तो चूंकि जो ई चलान का मैकेनिज्म है ये ट्रैफिक पुलिस के लिए है कि ट्रैफिक पुलिस रोक के ई चलान के हवाले से चेकिंग कर सकती है, उनका मैंडेट है। तो ये हमने इसी तरह जिस तरह टैब पे ये एप्लीकेशन दी है, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक एप्लीकेशन तैयार की गई है। हमारा जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें LTE सेट्स हैं, जो आम फहम है लोग इसको वॉकी टॉकी कहते हैं। LTE सेट्स के ऊपर ही हमने एप्लीकेशन दी है उनको जी। आजकल उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उस पर लॉन्चिंग चल रही है। उसमें ये होगा कि जो पहले हमारे पास लाहौर पुलिस ने 17 टीमें दी हुई थी जो मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में जो ई चलान डिफॉल्टर से उनको रोकते थे, चेक करते थे सेफ सिटी से राब्ते में, और उसके जरिए उनको पकड़ा जाता था। लेकिन वो लाहौर के हवाले से और जितने बड़े पैमाने पे चलान हो रहे हैं वो 17 टीमें काफ़ी नहीं थी। यही वजह थी कि बहुत सारे जो चलान डिफॉल्टर से वो बड़े अरसे तक काबू पकड़े नहीं जाते थे या उसमें गिरफ्त में नहीं आते थे, तो वो उनके चलान बिल्टअप होते रहते थे, एक्यूमुलेट होते रहते थे। तो अब इस चीज़ को देखते हुए हमने ये इस LTE सेट के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है, जो ट्रैफिक पुलिस के हमारे अफसरान जहाँ कहीं भी जिस चौराहे पे, सड़क पे, जहाँ कहीं भी ड्यूटी पे खड़े होंगे और जिनके पास ये सेट होंगे, वो किसी भी गाड़ी का रोक के या मैनुअल चलान अपना जो कर रहे हैं उसी वक्त साथ में नंबर डाल के वो ये देख सकते हैं कि आया ये गाड़ी जो है ये ई चलान डिफॉल्टर भी तो नहीं है। और इसके अलावा मजीद वो ये भी अब देख सकेंगे, जो हमने टैब में फैसिलिटी दी है कि वो ये भी चेक कर सकेंगे आया गाड़ी चोरी की तो नहीं है। हो सकता है वो चोरी की गाड़ी कोई चला रहा हो या फेक नंबर प्लेट से चला रहा हो या नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी हो और उसका रिकॉर्ड कोई ना हो, और वो चलान हम सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड लेके कर देंगे जी, आप मेरे पास कागजात तो नहीं है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा चलान कर लें आप, मैं अपने पैसे जमा करा के अपना शनाख्ती कार्ड वापस ले लूंगा। तो अब वो चीज़ भी मौके पे ही पता लग जाएगी। तो ये ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगी। ऐसी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जो सड़कों पे चोरी की या नॉन कस्टम पेड या और किसी हवाले से ऐसी चल रही थी, वो अब ट्रैफिक पुलिस भी उन तक पहुंच सकेगी और लाहौर पुलिस को वो इतला दे सकेगी। ठीक है, कामरुल खान साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और जो पूरा सिस्टम है वो उन्होंने हमें बताया भी, और अहम चीज़ इसके अंदर ये थी जो हमने पहले डिस्कस की थी कि फेक कॉल्स ना किया करें। अपने मजाक के लिए जब दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह से कॉल करके नुमाइंदों को तंग मत कीजिए, क्योंकि कई जो हमने जैसे सुनने का कि कुछ ऐसे भी कॉल्स होती हैं जो कि क्यू में लग जाती हैं और जो उनको ज़रूरत होती भी है उस टाइम में, इमरजेंसी होती है उस घर में, ये वो लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो फिर उनका जो है ना वो एक उनको पीछे रह जाते हैं, वो उनका कोई मसला हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी की जान भी ऐसे जा सकती है कि कोई इमरजेंसी के ऊपर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे क्विक, तो उसके पास पता नहीं 10 सेकंड है या 15 सेकंड है रिपोर्ट करने के लिए, या कितने सेकंड्स हैं ये हम नहीं जानते, और हमारी वजह से उसकी कॉल जो है वो वेटिंग पर है। ये आप लोगों को समझना, हम सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी समझाएं कि ये और इस तरह के आपने जो है इन नंबर्स पे कॉल नहीं करनी है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम मानसून तो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो सर्दियों से पहले वाली बारिशें होती हैं उसका अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और बर्फ़बारी भी पहली हुई है, पहली बर्फ़बारी भी हो गई। और हमसे अगर हम बात करें तो अब जो है ना रातें जो हम मुझसे सरदार साहब से बात कर रहे थे तो अब ठंडी होने लग गई हैं, तो अब ये वाकई में मुझे लग रहे हैं या फिर ओवरऑल ऐसे हम ये सिचुएशन को जान लेते हैं कि मौसम की सूरत है अब कैसी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। जिस तरह मैं अभी कह रही थी कि रातें ठंडी होने लगी हैं, कि वाकई अब होने शुरू हो गई है या फिर सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अक्टूबर का मतलब दूसरे हफ्ते से हो जाती है, और ख़ासकर जब कोई इस तरह की वेव गुजरे जैसे पिछले दिनों नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, यालाबारी हुई, तो उसके नतीजे में जाए उसके बैकअप पे ना फिर कोल्ड एयर फॉलो करती है उसको, तो वो मतलब आपको सही लग रही है ठंड होगी। ठीक है, आपका सेंसर ठीक काम कर रहा है, आपको ठीक ठंड लग रही है। सरदार सरफराज साहब, मौसम कैसा रहेगा? बारिशों का इम्कान है, नहीं है? सिंध की बात कर ले, पंजाब की, KP, बलूचिस्तान। देखिए, अभी तो कोई ऐसा अगले हफ्ते 10 दिन तक कोई ख़ास पहल नहीं है। सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। अलबत्ता वही नॉर्दर्न एरियाज़ में अगेन मेरे ख्याल में 18-19 को कोई हल्की सी होगी, किसी जगह में हल्की बारिश है, और हल्की पहाड़ों पर कहीं की बर्फबारी, जो बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं आपके, जैसे बाबूसर टॉप हो गया, दीर की तरफ लवारी टॉप हो गया, तो उनके ऊपर कोई हल्की बर्फबारी हो सकती है, और हल्का सा स्पेल है मेरे ख्याल में 18-19 को, और कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अक्टूबर में इतना कोई ज़्यादा होता भी नहीं है, जैसे ये पहला स्पेल आया ये अच्छा गुजर गया, तो अब देखें दूसरा कोई आखिरी हफ्ते में आए तो इम्कान हो सकता है।
ठीक है। मॉनसून कैसा रहा सरदार सरफराज साहब? अब हमने क्या देखा डेटा मुरतब करते हुए कि मॉनसून बेहतर था या नॉर्मल था, ज़्यादा था? देखिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट नॉर्मल था, यानी -5 -7% कहेंगे लोअर देन एवरेज, तो उसको ऑलमोस्ट एवरेज ही गिना जाता है, -+10% जो होता है। तो ऑलमोस्ट ये सितंबर की जो बारिशें, पहले तो डेफिसिट में जा रहा था क्योंकि अगस्त खासा गया था डेफिसिट में, जुलाई तो बेहतर था, फिर अगस्त डेफिसिट में गया था, फिर सितंबर में अच्छी बारिशें हो गई। आपको पता है कि सितंबर के एंड तक, बल्कि अक्टूबर के शुरू के 2-3 नॉर्थ में 4 अक्टूबर तक चलता रहा, और सिंध में 2 अक्टूबर तक हुई, और बलूचिस्तान में साइक्लोन की वजह से 2 अक्टूबर को भी हो गई थी। तो इसने डेफिसिट पूरा कर दिया एक तरह से, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल अक्रॉस होल पाकिस्तान। और इसी तरह से सिंध में जो बहुत ज़्यादा पहले डेफिसिट था उसकी भी काफ़ी तलाफी हुई काफ़ी हद तक। ठीक है सर, सर्दियों की कब से उम्मीद रखें हम कि सर्दियां जो हैं वो आ जाएंगी, कपड़े बदल जाएंगे, मौसम तब्दील हो चुका होगा? देखिए इसमें नवंबर में ही अमूमन होती है सर्दी, नवंबर के पहले हफ्ते से ही, खासकर नॉर्थ पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ तो वही जैसे आपने बात की कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो सर्दी कुछ ना कुछ हो गई है, खासकर रात की और सुबह की सर्दी, जिनमें तो चले धूप होती है, लेकिन रात की और सुबह की सर्दी अब ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। लेकिन वही प्रॉपर जो सर्दी का अच्छा मतलब दिन भी ठंडे हो जाए, वो नवंबर से ही आप तवक्को कर सकते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सरदार साहब, आप सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू आए थे और सर्दियों की आमद के हवाले से बताते कि जो सही सर्दी है जो दिन में भी आपको महसूस होगी वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है नवंबर में, अभी आपको 17-18 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। सिंध में तो बारिशें खैर नहीं है, रातें ठंडी हो गई अब बारिशें, हाँ इधर रातें जो है ऐसी हो गई हैं कि जो इकरा 2 दिन पहले कह रही थी कि जी क्या AC लगा के सोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। अब तो शायद पंखा तेज़ करने से भी आहिस्ता आहिस्ता आपको तो बीमार होंगे, हाँ बीमार होंगे, और पंखा भी जो है शायद आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपको थोड़ा सा रात को तंग कर रहा होगा। खुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको पंखे की जो डायरेक्ट हवा होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, उनका ख्याल रखना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में हमें तो, क्योंकि जिस वक्त हम सोने के लिए जा रहे होते हैं उस वक्त हमें लगता है कि शायद मौसम ठीक है, पंखे की हवा की वजह से मेरी बेटी भी बीमार है। ये देखें इकरा ने हमें बता दिया कि ये जो है बीमार भी हो गई, बीमारी भी हुई है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे प्लस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हम बात करेंगे बलूचिस्तान में ख़वातीन की। और ख़वातीन की अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ सहूलतें नहीं है, लेकिन सहूलतें ना होने के बावजूद भी तब्दीली की अलामत बन गई वहाँ की ख़वातीन। और बाहिम्मत ख़वातीन मौके जो हैं ना मिलने पर मायूस जो है वो नहीं हो रही, बल्कि घर में बैठकर काम कर रही हैं और अपना नाम भी बना रही हैं। अच्छा, आज भी हम देखें तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों के इजहार से दुनिया को हैरान कर रही हैं। अगर ये कह दिया जाए कि वो घर में बैठ रही हैं तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। वो घर में बैठकर काम कर रही हैं, घर में बैठकर भी काम कर रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं। और ऐसी ही एक होनहार आर्टिस्ट बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाके माशकेल से ताल्लुक़ रखने वाली बरिश्ना रेकी हैं, और एक पसमानदा समझी जाने वाली जगह पर रहते हुए वो फ़ाइन आर्ट्स की दुनिया में नया रंगो अंदाज़ लेकर आई हैं। और वो क्या नया रंगो अंदाज़ है वो हम इकरा से पूछते हैं। अच्छा हमज़ा, वो जो नया रंगो अंदाज़ है वो भी मैं बता देती हूँ कि वो उन्होंने पहली बार फ़नपारों में जो ज़ाया हम कर देते हैं ना, जेवरात या ज्वेलरी जितनी होती है, हम कहते हैं टूट गई या कुछ भी हो गया हम वेस्ट कर देते हैं, वो उनको इस्तेमाल करती हैं और फ़नपारों के अंदर अपने जो है वो ऐड कर देती हैं, और फिर वो नया रंग जो है वो आप लोगों के सामने, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि क्या कमाल के उन्होंने जो है ना वो फ़नपारे बनाए हैं। और जेवरात जो कि हम आम तौर पर लड़कियाँ, आप जैसे हम मैं पहले भी बता रही हूँ कि वो वेस्ट कर देती हैं, फेंक देती हैं, ये वो सारे जेवरात हैं जो कि उन्होंने अपनी फ़नपारों के अंदर ऐड किए हैं। और उसके जो रंग हैं वो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और बड़ी एक यूनिक सा पीस है जो कि नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और सिर्फ बात यहाँ पर ही नहीं रुक जाती है, वो फ़नपारों में ज़ाया शुदा जेवरात के इस्तेमाल से मुतालिक के किताब भी लिख चुकी हैं, और फ़नपारों से मुतालिक मालूमात के अलावा ख़वातीन में खुद एतमादी बढ़ाने से मुतालिक तजावीज़ भी
किताब का हिस्सा उन्होंने क्या बनाई बात है। तो हम ब्रिश्ना से बात ही कर लेते हैं कि वो इतनी आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्रिश्ना। सबसे पहले तो अपनी आर्ट वर्क का बताइएगा कि आइडिया कैसे आया कि आपने, क्योंकि लड़कियां तो होती हैं वो तो अपनी ज्वेलरी को फेंक देती हैं अगर वो ख़राब हो जाए, तो आपने उसको आर्ट वर्क में ऐड कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा जो आइडिया था वो वैसे भी मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी मदर का आइडिया था। मैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, स्टोन्स, बटन्स, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ज्वेलरी को क्यों नहीं करती। तो जर्नी जो मेरी थी वो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ज्वेलरी को इस अमाउंट में कलेक्ट करना वाज नॉट इजी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। क्या बात है। अच्छा, अगर ये आपकी वालदा का आइडिया था तो हम मतलब कि अगर इंटरनेशनली देखें, आलमी सतह पर देखें, तो क्या ये कोई तस्लीम शुदा आर्ट है या इंटरनेशनली हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती है, ये भी थोड़ा सा बताएं। जी ये कॉपी आर्ट नहीं है, ये मेरी टीचर खुद भी बोलती थी कि भाई आपने अगर कॉपी कर लिया है तो आप मुझे बता सकती हैं। ये मतलब है ही, आपको मिलेगा ही नहीं गूगल में, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है, तो इससे तो लोगों को इतना पसंद आता है, क्योंकि ये मेरा अपना आइडिया है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा ब्रिश्ना, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से ये आपने एक आर्ट बनाया, एक पिक्चर बनाई है, इसको बनाने में टाइम कितना लगा और कितनी मुश्किल पेश आई? आपने सारी जो ज्वेलरी है वो इकट्ठी की? जी मुश्किल तो बहुत था, लेकिन वही बात है कि मुझे करना था, मुझे कुछ डिफरेंट आइडिया लोगों को दिखाना था, ऑडियंस को दिखाना था कि भाई क्रिएटिविटी लाओ, ज़रूरी नहीं हम लोग कॉपी करते रहें। और टाइम बहुत लगा मुझे, लाइक जो मेरी 8x4 पेंटिंग्स हैं फीट, तीनों को बनाते हुए मुझे 3 मंथ्स लग गए थे। बाकी जो छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइम पीरियड लगा। ठीक है ब्रिश्ना, ये तो बताएं कि किस तरीके से आप मतलब के सफ़र पे निकल जाती हैं, तमाम घरों से पूछती हैं कोई ज्वेलरी ऐसी है कि जो आप लोग वेस्ट करना चाह रहे हों तो वो आप ब्रिश्ना को दे सकते हैं, या फिर मामला और है, अब लोगों ने चार्ज करना तो शुरू नहीं कर दिया, आप घर में आके पूछते हो कि अगर तुमने लेना ही है तो हमारे पास है ऐसी ज्वेलरी पड़ी हुई है? जी वैसे तो हम लोग शॉप से जाके परचेज़ करते हैं ज्वेलरी, क्योंकि उनके पास होती है, लेकिन अभी ये है कि मेरी फ्रेंड्स भी खुद भी मतलब दे देती हैं कि भैया अभी ज्वेलरी हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको अपने काम में यूज़ कर सकती हैं। क्या नहीं तो बदले में कोई खाना शाना खाती हैं, क्या करती हैं सहेलियाँ? ऐसे ही कह देती हैं अच्छा चलो जाओ, तुम पे एहसान किया, याशी करो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी होता है कि मैं जो ज्वेलरी मैं कलेक्ट करती हूँ उसमें ऐसी भी ज्वेलरी होती है जो बहुत फुल न्यू पीस भी होती हैं। अच्छा। तो वो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स में बांट लेती हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त, कमाल। वो फिर मैं वेस्ट नहीं करती। हाँ अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो ब्रिश्ना। अच्छा, हमें ये भी पता लगा है कि आप मुसन्निफ़ा भी हैं माशाल्लाह से, आपने एक किताब भी लिखी है और उसका मौजू जो है वो हमें आप बताएंगे कि उसका मौजू क्या है आपकी किताब का? जी ये मेरी बुक है करिश्मा, इसी बुक का ही नाम है, और जो मैं कंपनी रन कर रही हूँ उसका करिश्मा स्टूडियो है। तो ये जो बुक है वो एक शॉर्ट बुक है, इजी टू रीड है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। तो ये एक इसमें जो करेक्टर है वो उस लड़की के स्टोरीज़ हैं जो आपको बताएंगी कि भाई आपने गिव अप नहीं करना, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। फिर वो डिफरेंट स्टेजेस पे आपको मतलब नॉर्मल स्टोरीज़ हैं, लेकिन यह है कि मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल स्टोरीज से ही लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, खुद को रिलेट कर रहे होते हैं ना अपने आप को उन स्टोरीज से, तो वो ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिल रही होती है, इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। अच्छा ब्रिश्ना, हमें ये भी बताएं, बच्चे आते हैं, लोग आते हैं कि हमें भी ज़रा ये सिखा दें कि ये अपने आर्ट के बारे में, और आप सिखा देती हैं या कहती हैं कि नहीं ये उजूबा मेरे पास ही रहेगा? नहीं, मैं उनको सिखाती तो नहीं हूँ, लेकिन मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो उनका अपना टैलेंट है ना वो आगे लाएं। कि अगर हो सकता है कि वो अगर मुझे कॉपी कर लेंगे तो वो बाद में बोर हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे, बिकॉज ये तो मेरा आइडिया है, ये मेरा शौक़ था। हो सकता है उनका आइडिया कोई और हो, ज़्यादा अच्छा हो, और उनका शौक़ कोई और हो, तो मैं चाहूँगी कि वो उसी पे ही काम करें, वो उस पर काम करेंगे, उनका काम ज़्यादा अच्छा होगा। और ये कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, हर आर्टिस्ट अपने तरीके से यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, तो वो जैसा है वो वैसे ही सामने आए। ठीक है। अच्छा ब्रिश्ना, हमें ये भी ज़रा बताएं कि ये फ़न पारे जो आप तख्लीक कर रही हैं, ये कोई ख़रीदने के लिए भी आता है या फॉर सेल नहीं है आपकी तरफ से? और चलें पहले ये बता दें, अगर फॉर सेल हैं तो उसके बाद एक ज़िमनी सवाल भी है।
सेल के लिए हैं, ये सारी हैं। और 4 पेंटिंग्स तो मैं सेल कर चुकी हूँ अपना काम। और उसके अलावा जो मैं बिज़नेस रन कर रही हूँ उसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी बलूचिस्तान में आर्टिस्ट हैं जिनको जॉब नहीं है, जो होपलेस हैं, वो सारे मेरे पास आ जाएं। हम सब लोग मिल के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे काम करेंगे। जो मार्केट की डिमांड है हम उसके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि मेरा काम डिफरेंट है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग हर एरिया को कवर कर सकें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो लड़कियाँ हैं 15+ हैं। फोर सेल तो है। आइडिया आपकी अम्मी का था, तो उनका अंदर शेयर कितना है? उनको कुछ शेयर मिलता है या उनको तसल्ली मिलती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपका नाम रोशन कर रही हूँ? नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ब्रिशना, आप क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान अपनी कम्युनिटी के लोगों के और भी जिस तरह से आप कह रही कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करें, तो ख़वातीन को किस तरह से लेकर चल रही हैं? क्योंकि ख़वातीन जो है बलूचिस्तान की, जिस तरह हम देखते हैं कि आप किस तरह से निकल के आगे आई हैं, आप एक उनके लिए मिसाल बनी है, तो दूसरी ख़वातीन जो आपको देखती हैं उनको आप क्या कहती हैं? वो खुद ही मोटिवेट हो जाती हैं, तो काम को देख के मोटिवेट हो जाती हैं कि अगर वो देख लेती है ना कि अगर ये लड़की होके कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो आके एडवाइस ले लेती हैं, फिर वो बुक से इंस्पायर हो जाती हैं। तो कुछ बोलते हैं कि भाई हमें अपनी बुक दे दो, तो मैं दे देती हूँ कि आप रीड कर लो, तो फिर वो और इंस्पायर हो जाती हैं। फिर वो आइडिया लेती हैं कि भाई अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं कैसे करूँ। तो वही बात है कि हम लोग अगर किसी को कोई एडवाइस भी दे दें, अच्छी जेन्युइन एडवाइस हो, तो फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और पहले तो खैर शुरू में मुझे लग रहा था कि भाई आर्टिस्ट को अपने साथ काम करवाना तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी खुद लड़कियां आ रही होती हैं और काम करना चाहती हैं। ब्रिशना, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, आप अच्छे बड़े शहरों में रहते हुए कई प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है, फिर आप माशकिल का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं, खासतौर पे वहाँ पर फीमेल्स के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। वो ना सिर्फ अपने आप को स्टेबल करी, बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी चाहती हैं कि मैं जो बाकी लोग हैं, बाकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो भी आगे आएँ और आगे बढ़कर अपना काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हुए हम कुछ खबरें जो है वो क्रिकेट के हवाले से भी गर्दिश कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जानी, क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब इसी महीने में होगा। सर पे आ गया और पहला मैच जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी उसमें बहुत ज़बरदस्त हो। खैर कौमी टीम जो T20 स्क्वाड है उसके सिनेरियो अगर हम मैच की बात करें तो उसमें टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो टारगेट हासिल करने में फ़िलहाल कहते हैं कि नाकाम रहा। टारगेट जो रखे गए होंगे, क्योंकि हमारे स्ट्राइक रेट का भी इशू है। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें, बड़ी तनकीद होती रही, लेकिन उसी टॉप ऑर्डर की बात करें तो उससे भारत बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और बाकी टीम्स को भी बता रहा है कि ये जो टॉप ऑर्डर है, ख़ासतौर पे ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। और अगर यूएई के अंदर हम खासतौर पर देखें, लो स्कोरिंग मैच होगा और ये दोनों खड़े हो जाते हैं और कुछ स्कोर कर देते हैं, तो फिर भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि उनके लिए खतरे की घंटी है, हम तो उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे कि उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो और हमारे जो है ना ओपनर प्लेयर्स जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करें। हर तरफ डेंजर लिखा हुआ नजर आ रहा हो। खैर वहाँ पे अब फाइनल भी होना है। अगर हम नेशनल T20 कप का देखें, KP की टीम पहुँच गई है और सेंट्रल पंजाब की जो टीम है वो फाइनल में पहुँच गई है। हम बात करेंगे इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनके साथ मौजूद है। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सिनेरियो, मैचेस दिए गए, सिचुएशंस दी गई, माशाल्लाह से बैटिंग लाइनअप फ्लॉप होगी, उसके अंदर ये क्या सीन है? ये पास में भी ऐसे ही होता है। अच्छा। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। कुछ लोगों को हमने देखा कि अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस कर सके। हैदर अली की लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वो बड़ा अच्छा किया और वो आ भी गए और उसकी बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इनिंग्स कुछ देखनी। मेरा ख्याल है एक नाम मिस हो गया, हमसे इफ्तिखार। जिस तरह की इनिंग्स इफ्तिखार ने खेलना शुरू किए और कल भी मैन ऑफ द मैच। वैसे मैं यही सोच रही थी इरफान, अगर के मतलब सिलेक्शन नेशनल T20 की जो सिलेक्शन, अगर हम मैचेस को देखें उसकी अगर हम देखें कि हमारी सिलेक्शन का पैमाना वो था, तो फिर इफ्तिखार अहमद को हमने क्यों मिस कर दिया ना, क्योंकि वो तो बड़ी अच्छा फॉर्म में है इस टाइम। मेरा ख्याल है कि ये कल से भी एक कंट्रोवर्सी फिर जैसे ये ख़त्म नहीं हो रही, फिर बात हो रही है कि कंपैरिजन किया जाता है ना जी। देखें, आपने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। धानी की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL के अंदर, इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट फिर भी रिजर्व में रखा गया। इसी तरह इफ्तिखार ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म की, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे। हुसैन तलत का भी नाम बहुत ज़्यादा लोग, बिल्कुल, मैं दूसरा नाम यही लेने था। बहुत आपने ठीक पॉइंट आउट किया ये कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स बिल्ड करता है और डे बाय डे मैच्योर होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लास्ट टाइम जो देना चाह रहे हैं शोएब मलिक को और हफीज़ को, वो प्रेफरेंस दे गए। लेकिन
जिस तरह की इन दोनों लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, किसी तरह भी आप इनको अच्छा, इफ्तिखार को तो खैर चांस भी बहुत मिला, शायद उनके लिए नेगेटिव ये भी रहा, फिर मिसबा फैक्टर भी शायद थोड़ा सा मिसिंग था, तो ये भी इसको एक वजह कहा जा सकता है। वहाब रियाज के ऊपर भी कमेंट करेंगे, वहाब के ऊपर भी बहुत बातें, शुएब अख्तर तो बार बार कह रहे हैं एक बंदा मिसिंग है, वो वहाब रियाज है। हाँ जी, मैंने खुद भी अपने हर शो में ये बात की कि वहाब रियाज या आमिर में से एक बंदा ज़रूर होना चाहिए। आपका जो कॉम्बो होता है सीनियर और जूनियर का, वो इसी तरह ही बनता है। और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है उसकी जगह पे मेरा ख्याल है कि वहाब रियाज की जगह मस्त बनती थी, जिस तरह की वहाब रियाज की, आल्दो के वहाब अभी उस तरह की पीक को टच नहीं कर रहे जिस तरह वो पास्ट में थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि सीजन बॉलर हैं, पेस अभी इंटैक्ट है, हर तरह की कंडीशन में खेले हुए हैं, तो वहाब की जगह जख्मी भी बेहतर ही होता है। और आपने देखा कि उसने, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, कि जिस तरह उनका नाम जब नहीं आया तो उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, क्या बात है, छक्के मार के मैच जिता, बैटिंग से मैच जिता दिया। तो ये देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, कितना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। खैर अभी ये जो सिलेक्शन जितनी भी हुई है, अब जो दोबारा हम देख रहे हैं चेंजिंग्स की हैं, ये आपको नहीं लग रहा कि मीडिया और जितने भी एनालिस्ट वगैरह हैं या जो आवाम बातें कर रही थी उसके बाद ये फिर चेंजिंग्स हुई हैं? वरना तो हम देख रहे थे कि वही आजम को भी उसमें टीम में शामिल किया हुआ था, इस तरह के लोग। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि आप पहले चीज़ करते हो, पहला आप गलत है या आप गलत है, पहले तो एक ये आप डिसाइड करें। और अगर आप मीडिया का प्रेशर इस तरह ही लेना है तो उन बेचारे लड़कों का क्या कसूर है, रिगार्डलेस के वो टॉप प्लेयर थे या नहीं थे, आखिर चले कुछ तो किया था तो आपने लिया उनको, कुछ जो भी था, तो एक उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता होगा। मैं 2-3 दिन से यही सोच रहा था कि वो लड़के क्या सोचते होंगे, हमारी क्या वैल्यू थी, हम किस तरह टीम में आए और किस तरह निकल गए, अब शायद वो कभी आ ही ना सके। उनकी फैमिलीज को सोचे, तो बड़ा ही गलत अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सब सरेंडर कर जाते हैं, बोर्ड सरेंडर कर गया। रमीज राजा का स्टांस था हमें कि पुराने बड़े जो एज के लड़के हैं उनको नहीं रखना, उनको भी करना पड़ा, तो ये प्रेशर तो है। लेकिन ये प्रेशर अपनी जगह पे, लेकिन इससे ये भी तो बात साबित होगी कि मीडिया जो आपको कह रहा था वो बातें दुरुस्त तो थी ना, कि आपने परफॉर्मेंस भी देख ली, यानी कि आपका जो लैपटॉप था उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकली हैं, आपने पहले ही कुछ जो चीज़ें एनालाइज करते रहे वो दुरुस्त थी ही नहीं, आपके अंदर कोताही थी। शायद ये टीम पहले हुई होती तो 1-2 नाम जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं उनके ऊपर बात हो रही होती, लेकिन आपने मेन नाम जो है वो साइड पे कर दिए थे, ये कहीं पे कोताही तो थी। जी, जब ये सिलेक्शन उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था मोहम्मद सिंह ने, मैं भी उसमें अवेलेबल था, तो मैं सुन रहा था, मैंने भी 2-3 प्लेयर्स के नाम लिए, वो आगे, इसी तरह बाकी कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने भी बात की, तो एक कॉमन सेंस की बात थी कि जो नाम 4-5 ऐड किए गए थे वो किसी तरह भी समझ नहीं आ रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर रहे थे अपनी पोजीशन को। तो एक जो लेमैन है, और पाकिस्तान के अंदर हर बंदा पॉलिटिक्स जानता है, हर बंदा डॉक्टर है, और तीसरा हर बंदा क्रिकेटर है, क्रिकेट की सेंस रखता है, तो आप इस तरह इस अवाम को, जिसको इतनी अवेयरनेस है, मैं तो कहूँगा अवेयरनेस है, तो आप उसको इस तरह आराम से किस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हमने, अच्छा जी जैसे मोहम्मद आमिर का ट्वीट एक परसों आया, 2 तेरे 2 मेरे वाले ना करें, तो ये मेरा ख्याल है सबको देखना पड़ेगा, और आगे के लिए चले हर चीज़ में सीखने का मौका होता है, और आप आगे के लिए देखें। वकार यूनिस की ट्वीट शर्जील के हवाले से, शर्जील की परफॉर्मेंस, सेंचुरी मारी, कल भी बड़ा तेज खेले, बेहतर खेले, जो इनिंग्स थी वो मैच जिताने वाली थी, चले जितना भी स्कोर उन्होंने किया, मेरा ख्याल है 40 के करीब था स्कोर, 35 उन्होंने किया, तो वो जिताने वाली इनिंग्स थी। अब शर्जील के ऊपर भी बात हो रही है। नहीं, मेरा मानना ये था कि 2 प्लेयर हम इस स्क्वाड में मिस कर गए, अगर बहुत हम देखिए सकता तो ऐड भी नहीं किया जा सकता, एक शर्जील और एक वहाब की बात कर रहे हैं, ये 2 प्लेयर हमें इस स्क्वाड के अंदर हमने बड़ा बैडली मिस करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, कि मेरा मानना ये है कि हमेशा किन 2 की जगह पे इन 2 को होना चाहिए था। देखिए ये अच्छा सवाल है। शर्जील को तो हम इजीली किसी की जगह भी कर सकते हैं, शुएब मलिक को जैसे हमने लास्ट में ऐड किया, तो शुएब मलिक की जगह हम इनको रख सकते थे। वैसे अगर हम शुएब मलिक की हम बात करें ना, तो शुएब मलिक के ऊपर हम लोग सारे मतलब बात भी कर रहे थे कि इनको होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे, लेकिन अगर हम उनके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देख लें, ICC के जितने भी उनके हुए, उन्होंने कुल 25 मैचेस खेले और उसमें 18 की एवरेज के साथ, लेकिन अब अगर देखा जाए तो उनकी अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वो अब क्या परफॉर्म कर सकेंगे उस तरह से, और उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा कि इतनी लोगों ने अब उनके लिए नथिंग टू लूज वाला सिलसिला कार है। अब तो उनका ये, उनको पता है कि ये पता नहीं कैसे अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई, कहीं भी वो लाइमलाइट में थे ही नहीं, तो वो तो नथिंग टू लूज है, ये उनका लास्ट है, ह्यूमन हफीज के लिए भी लास्ट ये वर्ल्ड कप है, तो दोनों के पास तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नथिंग टू लूज है, जाके उन्होंने डिलीवर करना है। हम पिचेस को देखें, वहाँ पर जो स्कोर IPL को थोड़ा सा देख लें, स्टडी कर लें, और उसको देखते हुए
हमें कितना स्कोर जहन में रखना होगा, और क्या अगर हम बात हो रही है कि जी लो स्कोरिंग मैच होंगे, हसन अली भी यही बात कर रहे हैं, तो हसन अली को ये भी समझना चाहिए जिम्मेदारी आप पे पड़ रही है। लो स्कोरिंग मैच होंगे तो भाई डिफेंड तो आप लोगों ने करना है, आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? हमारी बॉलिंग में वो जान मौजूद है कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है, जिसकी पूरी एबिलिटीज़ हैं हमारे बैटिंग ऑर्डर के अंदर के लो स्कोरिंग वो मैच कर सकते हैं, हम डिफेंड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एवरेज टोटल जो अच्छा स्कोर है, जो पार आप कह सकते हैं, वो 170-180 के दरमियान है। इधर बहुत कम मैचेस के अंदर आपको 200 या उससे प्लस मिलेगा, क्योंकि बॉल डबल पेस के साथ आता है, बॉल कई पिचेस के फंसता है। अभी IPL हो रहा है, मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो नई पिचेस प्रिपेयर करके और मैचेस मल्टीपल होंगे, तो वो आप बहुत बड़े टोटल नहीं कर सकते। फिर ये देखना पड़ेगा विकेट्स में क्रैक्स आते हैं कि नहीं, स्पिन तो होनी है बॉल, तो हमारे पास 3 स्पिनर है, अब वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान पहले तो T20 के अंदर हमारा जो बनता है कम्बिनेशन वो ये होता है कि 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाते हैं, बट यूएई की कंडीशन के अंदर देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद 3 स्पिनर और 2 के साथ। अच्छा, हमारे पास पार्ट टाइम भी बेहतर है, हफीज पार्ट टाइम बहुत अच्छे स्पिनर हैं, शुएब मलिक पार्ट टाइम 2-3 ओवर तो आराम से 4 भी किसी दिन निकाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमारा वो देखें हम कितनी बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएं या पेसर्स को बढ़ाएं, क्या सूट करता है हमें? मैं वही कह रहा हूँ, कंडीशन के मुताबिक ये तो हर डे डिफरेंट आपकी पिच को देख के डिसीजन होगा, लेकिन यूएई के अंदर मेरा मानना ये है कि अगर तो धानी को किसी तरह ऐड कर लिया जाता है, रिजर्व से निकाल के आप ले जाते हो, तो फिर एक आप 3 को ऐड कर सकते हो, वरना हारिस, अदरवाइज हारिस रऊफ को करना और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया, और हमें 1-2 मैचेस में पता चल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस कंडीशन के अंदर आप 3 पेसर के साथ सर्वाइव। हमारे पास एग्जांपल PSL की मौजूद है। PSL में आपने देखा कि स्पिनर आके दरमियान में रोकते थे, वो लेके चलते थे। उसके अंदर तो जैसे मुल्तान सुल्तान जीती तो शुएब मकसूद का बहुत बड़ा रोल था कि वो कंटिन्यूसली एक मोमेंटम बना के रखते थे, फिर रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो इसमें तो सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है 3 स्पिनर और 2 का, बट आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 सीनियर प्रोज ऐसे हैं जो स्पिन कर लेते हैं। लेकिन इधर अगर आपकी टीम मैनेजमेंट के पास, थिंक टैंक के पास ये पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में था, तो फ़हीम अशरफ को मिस कर गए आप। आप एक ऐसा फास्ट बॉलिंग जो इतने सालों से आप कैरी कर रहे थे पहले, तो ऑलराउंडर की इधर जरूरत पड़ती है जो बैट भी कर ले, बॉल कर ले, तो वो मिस कर गया। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका सुबसन का हिस्सा बने, और बड़ी हमने गुफ्तगू उसके ऊपर किया कि अच्छा ये आउट, लेकिन अब टीम तकरीबन फाइनल है, कोई मतलब कि अभी कोरोना के टेस्ट भी खैर उन्हें अल्लाह माफ़ करे, टीम बच जाए और हमारे प्लेयर उधर चले जाए। अब देखना ही होगा अब देखना ये होगा कि जी कि हमारा ओपनिंग पेयर क्या होता है, क्या बाबर और रिजवान ही होते हैं या फ़खर अंदर एंटर होते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।